जितना टाइम लो, आजकल सब जगह हनीमून मनाने जाते, वो वक्त खाली इंजॉय करने का नहीं है एक दूसरे को, क्योंकि फिर अपने अपने जॉब में चले जाओ, उस समय एक दूसरे को समझने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, ताकि जब हनीमून मना के आओ तो तुम लोग का लाइफ स्मूथफुली चले। इंजॉय करके तो लोग आ जाते हैं, लेकिन कभी एक दूसरे को समझते नहीं। जब एक लड़की ना शादी होकर आती है लड़के के घर पर, तो लड़के का कितना बड़ा रोल होता है इस चीज में कि उस लड़की को उस घर में कंफर्टेबल फील कराए, लव्ड फील कराए, वांटेड फील कराए, अप्रिशिएटेड फील कराए। क्योंकि कई बार आजकल ना ये होता है कि लड़कियां जब शादी होकर आती है तो उनको लगता है अरे मेरी तो इज्जत नहीं है इस घर में, मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, और आधे झगड़े तो इसी चीज के ऊपर होते हैं। लड़ना भी जरूरी है कि नहीं तुम ऐसे किए, ये चीजें है, ये चीजें है। वो क्या होता है कि जब वो बोलता है तो सामने वाले को भी हो सकता है कि एक तो भड़ास निकला और उसको रियलाइजेशन हुआ कि क्यों ये चीजें हो रही है, दूसरा भी बोला उसको रियलाइज हुआ। अगर हम बात को ऐसे बांध के रख लिए तो क्या होगा कि और ये मजबूती होते चला जाएगा और दूरियां बढ़ जाएगी। देखिए, नेचुरल है, जब माँ बनेगी तो सबसे पहला प्रायोरिटी बच्चा हो जाता है लेडीज के लिए। तो इस बात को हस्बैंड को भी समझना चाहिए कि अभी तक मेरे साथ थी, लेकिन अब हम दोनों मिलके तीसरे को लाए हैं, तो हम दोनों की जिम्मेवारी है इसके प्रति, सिर्फ माँ की जिम्मेवारी तो है नहीं। अगर हम दोनों मिले हैं तो आया ये संतान, तो हम दोनों की जिम्मेवारी है कि पहले इसका देखभाल करें। लोग शादी तो कर लेते हैं, एक तो शादी को ऐसा हवा बना के सबने रख दिया है, ये पता नहीं शादी है कि क्या हो गया, क्योंकि इसका ज्ञान किसी ने देना नहीं है। शुरू में बताता नहीं कि शादी होगी तुम्हें क्या चैलेंज आएगा, क्या प्रॉब्लम है, कैसे फेस होगा, कोई भी ज्ञान कहीं नहीं कोई देता है। बस शादी कर दिया, घर में पहुंच गए, उसके बाद उसकी जो नहीं समझ रहा है उसके ऊपर बोझ लादा गया, तुम्हारी तो अब शादी हो गई, तुम अपना समझो। आजकल के रिलेशनशिप्स ना बहुत कंफ्यूजिंग हो गए हैं। लोगों को कमिटमेंट तो चाहिए, बट दे ऑल्सो वांट स्पेस। दे वांट ऑनेस्टी, बट देयर शुड बी नो आर्ग्यूमेंट्स। दे वांट लव, but with zero effort, zero triggers, and absolutely zero expectations. And if this sounds like your relationship resume, don't worry, you are not the problem. आपने बस वो skill नहीं सीखी है. And that's exactly why today's conversation exists. Namaste everyone, and welcome back to Blossom Everyday, the podcast where we bring real conversations, real solutions, and real humans who actually know how to make life a little simpler. आज मेरे साथ एक पावर कपल हैं जिन्हें देखकर लगता है कि healing and relationships can actually go hand in hand. So today we have with us Mr. Uttam Kumar Sinha, former senior leader in the dairy industry, now a self-transformational life coach, NLP coach, and quantum healer, and his beautiful wife, Mrs. Shalini Kumari Sinha, a holistic remote healing coach who uses pure energy work to bring emotional, mental, and even physical healing to people across India and abroad. And together they are not just coaches, they are a living example of what a conscious, aware, evolving relationship looks like. So let's welcome Mr. and Mrs. Sinha. Thank you everyone. I am Uttam Kumar Sinha, Life Transformation. मैं शालिनी सिन्हा। रत्ना जी ने हम लोग को बुलाया, इसके लिए मैं रत्ना जी की आभारी हूँ। यही मैं कह सकती हूँ कि हम लोग के लिए एक बहुत अच्छा जर्नी शुरू कर रही हैं कि लोगों के लाइफ को हम कोशिश करेंगे कि आप बहुत लोगों की लाइफ को इस बात से चेंजिंग आए अपनी लाइफ में। Thank you so much, Uttam sir. Thank you, Shalini ma'am. Thank you for joining today on this podcast. तो हम लोग रिलेशनशिप्स पे आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं कि आपके जो शादी है, आपकी शादी को 33 इयर्स हो गए हैं, एंड इट्स लाइक सो पावरफुल। आज के टाइम पे जहां शादियां 1 महीना 2 महीना नहीं टिकती हैं, आपकी शादी 33 इयर्स से इतनी स्ट्रांग चल रही है, तो उसका राज क्या है? पहले तो आप वो बताइए हमें। सबसे पहला राज तो मैं ही कहूंगी कि बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, अलग नहीं रह सकते। और सबसे चाहे जितना भी कुछ भी हो जाए, अलग नहीं रह सकते, बात ये है। और उत्तम सर आप बताइए, आपके अकॉर्डिंग क्या है जो इतना स्ट्रांगली आपका रिलेशनशिप चल रहा है? मेरे एक टैगलाइन जो मेरी मदर ने दिया था बड़ा पावरफुल है। एक्चुअली हम लोग लाइफ को बड़ा छोटा तो है, लेकिन उसको नजरिया को हम सही ढंग से देखें, जन्म और मृत्यु के बीच का है। तो मदर ने एक टैगलाइन दिया था कि मैं उस दुनिया से इस दुनिया लेके आई, और जब हाथ पकड़ के कि ये तुम्हें इस दुनिया से उस दुनिया ले जाने के लिए आई। ये रिलेशनशिप होता है हस्बैंड और वाइफ का।
अगर इस चीज को अगर क्योंकि ये हमारा एक प्लेटफॉर्म परमानेंट नहीं है, अर्थ ये टेम्पररी प्लेटफॉर्म है। जैसे हम एक ट्रेन की जर्नी पर जा रहे हैं तो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन, अगर इसको सही ढंग से समझ लें तो रिलेशनशिप में बहुत सारी चीजें अपने आप सॉल्व हो जाती है। ये एक वर्ड्स क्रिएट द ट्रस्ट, कि अगर ये ट्रस्ट नहीं है तो रिलेशनशिप ही नहीं है। और जो मिसिंग हो जाता है ट्रस्ट के नाम पर, यहीं पर है ना, हम बार बार ट्रेन तो बदलते रहेंगे लेकिन जो डेस्टिनेशन है, एक्चुअल मकसद खाली हमारे यहाँ ट्रेन बदलने का नहीं है, लाइफ का बहुत बड़े मकसद से आए हैं, उस मकसद को फुलफिल नहीं करेंगे, केवल अपने लिए ही लगे रहेंगे, कभी अप एंड डाउन, तो वहां पर मिसिंग हो जाती है। जो मुझे समझ में आया और जो बहुत बड़ी बॉन्डिंग बनाया वो ट्रस्ट फैक्टर है, कि हम गलत हो सकते हैं, विचार मतभेद हो सकता है, लेकिन एक चीज है कि ट्रस्ट, की हम गाड़ी में चले हैं, दोनों एक दूसरे को जितना ट्रस्ट कर सकते हैं कि कोई बात नहीं है, अगर उस बेसिस पर अगर आगे बढ़ते हैं ना, तो प्रॉब्लम बड़ा से बड़ा, कहे कि ये लाइफ है, कोई गारंटेड नहीं है कि चैलेंज नहीं आएगा, लेकिन चैलेंजेस को फेस कैसे करना है वो हमें सीख दे देती है, अदरवाइज ये लाइफ में भटकते रह जाएंगे। कितनी खूबसूरत बात आपने बोली कि मतभेद तो होते ही हैं लेकिन उनके साथ हमें आगे बढ़ना आना चाहिए। तो शालिनी मैम, यहाँ पर ना एक बात बताइए, ये ना हर एक आई थिंक कपल के बीच में होता है, मोस्ट ऑफ द कपल्स, मैं ज्यादा जनरलाइज नहीं करूंगी यहाँ पर, लेकिन काफी सारे कपल्स में ये बात होती है कि हस्बैंड वाइफ में जब भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई मतभेद होता है, तो कई बार ये देखा जाता है कि जो औरत है ना वो बहुत गुस्से में आ जाती है या फिर शाउट करने लग जाती है, और जो आदमी होते हैं कपल में वो या तो साइलेंट हो जाते हैं, चुपचाप एक कोने में जाके बैठ जाते हैं, सिर्फ सुनते रहते हैं, और या फिर वो वहां से कमरे से बाहर ही चले जाते हैं, घर से बाहर चले जाते हैं। और ये देखकर ना औरत को और ज्यादा गुस्सा आता है। तो ऐसे जो सिचुएशन होती है, इस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना चाहिए, एक औरत को उस मतभेद को कैसे हैंडल करना चाहिए और मर्द को भी उस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना चाहिए? देखिए, बात क्या है कि ये नहीं कह सकता है कि खाली लेडीज के साथ ही ऐसा होता है, जेंट्स भी ऐसा करता है, जो लेडीज चुप हो जाती है। ये दोनों, देखिए, गाड़ी का दो पहिया है, दोनों को बैलेंस चलना पड़ेगा। कभी लेडीज का मूड खराब है तो वो गुस्सा हो जाती है, कभी जेंट्स का मूड खराब है तो लेडीज गुस्सा हो जाती है। ये दोनों को समझने वाली बात है, किसी एक पर लागू नहीं होती है। कि कई बार जेंट्स ऐसे होते हैं कि ऐसा बोलने जाते हैं कि लेडीज अपसेट हो जाती है और कोई जवाब नहीं देती, वो अपने लाइन को आ जाती है कि आप बोलते रहो, जो होगा जब मन शांत होगा आप सही पर आ जाओगे। और कभी लेडीज इतना गुस्सा हो जाती है, उसकी भी कुछ मेंटली हो जाती है, काम करके थक जाती है, चाहे कुछ ऐसा बात हो जाता है कि वो गुस्सा होती है। उस समय जेंट्स को इस बात को समझना चाहिए कि अगर अभी अपसेट है, चलो अभी छोड़ देते हैं, चलो जार बात कह रही है, मैं सुन लेता हूँ, जब शांत होगी तब समझा पाएंगे। उस समय आप बोलोगे तो कोई नहीं समझेगा। अगर लाइफ को स्मूथफुली चलाना है तो ये मेथड को किसी को भी अपनाना पड़ेगा कि अगर एक गुस्सा में है तो दूसरे को शांत होना अनिवार्य है। जब वो शांत हो जाए, फिर आप जब उसको अपनी बात कहोगे तो वो समझेंगे, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो। तभी अच्छे से आप सही ढंग से एक दूसरे को समझ पाओगे और एक दूसरे पर फेथ भी आएगा कि चलो मैं भी परेशान था तो मैंने इतना बोला, इन्होंने कुछ नहीं कहा, शांत रहिए, पेशेंस से मेरी बात को सुनते रहे। फिर खुद में लेडीज में, अपने आप में, चाहे जेंट्स में, अपने आप में ये गिल्ट आता है कि मैंने ज्यादा ही बोल दिया कुछ, फिर उल्टा ही वो सॉरी बोलेगी और ये फिर कन्फ्लिक्ट नहीं होगा और ज्यादा दूर तक ये बात ज्यादा नहीं जाएगी। और देखिए, लाइफ है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, आम है, ये मतभेद होगा ही हो, क्योंकि दोनों दो पार्ट है, एक जेंट्स और लेडीज, दोनों का अपनी अपनी परिभाषा होती है, वो होना ही मतभेद। ये कोई नहीं कह सकता, कोई कसम खा के भी कह दे कोई हस्बैंड भाई में लड़ाई नहीं होता, मैं मानूंगी नहीं, क्योंकि ये पक्का होना ही होना है और यही मजा है। अगर चुपचाप से नीरस ऐसा जिंदगी जीना है तो कोई बात नहीं है। हमने पहले भी उसमें हमेशा कहती हूँ कि जो लाइफ है, जिंदगी है, बस आप सोचिए कि टैग लाइन है लाइफ का, अगर जैसे रुक गया तो खत्म। हार्ट बीट है ये, लाइफ भी हार्ट बीट है। अगर आपको अच्छे से चलाना है हार्ट बीट को तो फंक्शन करने दो, ऊपर नीचे जाने दो। जब ऊपर नीचे जाएगा तो सोच लो लाइफ अच्छी से मस्ती से चल रही है। नीरस इंसान चुपचाप बैठेगा, एक कोना में तुम बैठो, एक कोना में हम बैठे हैं, तो लाइफ ही नीरस है। कुछ अकल होगी, कुछ समझ होगी, एक दूसरे में ज्ञान होगा तो बात विचार में, व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन तो होगा ही होगा, ये मान के चलना होगा किसी को भी। तो आराम से लाइफ चल जाएगी। ओके तो उत्तम सर, ये बताइए, जैसे आजकल ना औरतें भी कमाने जाती हैं बाहर,
तो दोनों ही कमा रहे होते हैं मोस्टली। तो अगर जो बहुत ज्यादा आजकल कॉन्फ्लिक्ट्स देखने में आते हैं वो होते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस के ऊपर। तो अगर एक कपल को साथ में बैठकर अपने फाइनेंशियल डिसीजंस करने हो तो वो कैसे करने चाहिए कि घर में शांति बनी रहे, दोनों एक साथ आगे बढ़ें और किसी को भी ऐसे लेफ्ट आउट फील ना हो या यूज्ड फील ना हो? सबसे बड़ी है ना कि फाइनेंस कभी भी फुलफिल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी है दुनिया है कि जैसे आगे जाते हैं वो और आगे बढ़ जाते हैं। तो लाइफ में चाहे कोई भी बड़ा हो कोई छोटा हो, फाइनेंस क्योंकि है ना एक्सपेंडिंग में है। अगर हमें कार आ गया तो हम घर के सोचेंगे, घर आ गया तो कुछ और बड़ा घर के लिए या फॉरेन ट्रिप के लिए। तो ये एक्सपेंशन है और इसमें कोई बुरा नहीं है, लेकिन अंतर कहां पर आता है कि जब फाइनेंस में एक स्ट्रेस तो आता है कि कैसे करना है, वहां पर कम्युनिकेशन गैप। जब हर कोई अपने ही एरिया में इनकैप्सुलेट हो जाता है और कम्युनिकेशन नहीं करता है तो वो टीम वर्क नहीं होता है। एक्चुअली है ना, हस्बैंड वाइफ एक पार्ट है एक दूसरे को और ट्रिमेंडस एनर्जी दे के आगे बढ़ने का, और ये नहीं शुरू से रही है। कई चीजें हम लोग ने है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम भूल चुके हैं कि वाइफ कैसे हस्बैंड की हौसला बढ़ाती है। कई बार हमारे साथ ऐसा आया कि फोर्स वो आया कि पैसा नहीं है, चैलेंजेस है, तो एक वर्ड्स आए कि हम हैं और मिल के प्रॉब्लम सॉल्व करें। द वर्ड्स गिव सो मच पावरफुल कि वो प्रॉब्लम है ना, ये चीज हो जाएगा। वाइफ के अंदर अलग एनर्जी होती है, हस्बैंड की अलग एनर्जी होती है, लेकिन मिलने से कई बार ऐसा होती है कि ये कैसे होगा, हो जाएगा ना। दिस बिलीव क्रिएट द पॉजिटिव, और रियली हुआ। दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप कहें तो वो जो फाइनेंस है, ठीक है चैलेंज आएगा, लेकिन हर समय आप देखो कि वाइफ इंडियन कल्चर में क्या करती है, पैसा अपने पास एक्स्ट्रा रखती है। किस लिए? हस्बैंड के टफ टाइम के लिए। सो मच थॉट पावर पहले से रहता है कि नहीं पैसा है तो कुछ ऐसी चीजें आएंगी उस समय कौन देगा। और ये इंडियन कल्चर की बहुत बड़ी खूबियां है कि जब शादी होती है तो लड़की को पैसे से सजा दिया जाता है, गहने से, चहेज से, क्योंकि अगर शादी नहीं होगी तो पूरा समाज नहीं चलेगा। समाज की बहुत बड़ी यूनिट है ये मैरिज, और मैरिज का लॉन्ग टर्म चलना समाज के लिए भी और कंट्री के लिए भी बहुत स्ट्रांग है। अगर वो मैरिज ही नहीं है तो कंट्री भी स्ट्रांग नहीं होगा। जहां बहुत ज्यादा फर्क जाएगा कंट्री भी स्ट्रांग नहीं होगा। तो उस समय जो शादी के समय लड़की को दिया जाता है वो उसके लिए एक प्रॉपर्टी का काम करता है टफ टाइम में। अगर गहना है, कई बार ऐसा आया है कि गहना आया उसको बेच के आगे किए। मैं अपने दादा के बारे में बताऊंगा कि एक समय उनकी चैलेंजेस आई फाइनेंस का। दादी ने अपना सारा गहना दे के और उनका बिजनेस सिस्टम बहुत बड़े एम्पायर क्रिएट कर दिए। ऐसे हर एक के घर में होता है, ये ट्रेडिशनली देखा गया। तो वो जो वाइफ है रियल पावर क्रिएट करती है फाइनेंस का। घबराने की बात नहीं है, केवल एक दूसरे के हाथ पकड़ने की बात। राइट। लेकिन यहीं पर कई बार दिक्कतें आ जाती है ना, क्योंकि कपल में दोनों की कई बार एस्पिरेशंस अलग होती हैं, गोल्स अलग होते हैं। किसी को बड़ा घर चाहिए, किसी को चाहिए बड़ी गाड़ी, किसी को विदेश में जाकर रहना है, तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। तो मतलब उन दोनों को ना अपने गोल्स और एस्पिरेशंस को साथ में लेकर कैसे चलें, वो चीज कैसे सीख सकते हैं कपल्स? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने बोला है। ये जो फाइनेंस का है ना, कॉस्ट एनालिसिस, अगर मान लीजिए कि हमें कॉस्ट एनालिसिस पहले करना चाहिए। हर डिसीजन का एक कॉस्ट है। अगर फॉरेन जाना है तो उसके लिए भी कॉस्ट है कि हम क्या क्या गेन करेंगे, क्या क्या लूज करेंगे। अगर मान लीजिए 3 एस्पेक्ट है तो तीनों का कॉस्ट एनालिसिस और मिलके करना चाहिए कि हम अगर मिलके करेंगे कोई भी, देखिए कपल एक ही गाड़ी पर है तो उसकी डायरेक्शन क्या है, फाइनेंशियल। एक कपल का एक परिवार बढ़ाना होता है अपने, दूसरा फाइनेंशियल गोल अचीव करना होता है। कहां डिफरेंस है? डिफरेंस नहीं है। और हैप्पीनेस लाइफ को लीड करना होता है। ये 3 गोल। और फोर्थ होता है कि परमात्मा को प्राप्त करना। अगर ये मेन गोल उसके और इसी के अराउंड पूरी लाइफ चलती रहती है, क्योंकि पता है कि इस दुनिया से तो जाना है, परमानेंट तो है नहीं। सभी ने है ना
तो अगर ये सारे गोल को, अगर मान लीजिए कि हमें घर लेना है और गाड़ी लेना है, विच वन इज देयर, कॉस्ट क्या पे करना पड़ेगा और उससे क्या एडवांटेज है, वो अगर कॉस्ट एनालिसिस में बैठे और दोनों मिलकर बैठे और अपनी अपनी बातें रखें, ये कॉस्ट में हमें फायदा है या नुकसान है, और किसका ज्यादा फायदा है। नंबरिंग पॉइंट आजकल तो बहुत है कि हर एक का नंबर पॉइंट डाल दी कि इसका इतना फायदा है, इसका है। तो वो जो डिसीजन होता है बेस्ट डिसीजन होता है। कई बार है ना, कई बार लेडीज की स्टेबिलिटी के ऊपर होती है ज्यादा, जैसे कि हम स्टेबल होंगे तो ज्यादा बेनिफिट करेंगे। जेंट्स भटकता है बाहर की चकाचौंध में और लेडीज उसको स्टेबल बना के और आगे बढ़ाती है। ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा नहीं है कि हर एक कुछ में हो सकता है अपवाद हो, लेकिन ज्यादातर लेडीज की सोच जो होती है कि हम एक स्टेबल जिंदगी जिए, फाइनेंशियली जिए, उसकी सोच थोड़ा इस तरह का चलते रहता है। और जेंट्स क्या होता है कि इंस्टेंट कोई भी चीज अरे देख लेंगे, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे। मुझे भी पता है कि कई बार हमें है ना पूरा मार्केट घूम के आ जाते थे जो खरीदने के लिए, वो खरीदने नहीं देती थी और इतना प्यार से घुमा के ला के पैसा जमा कर देती थी कि कल कर लेंगे। तो आज उसका रिजल्ट मिल रहा है जब इम्पोर्टेंट टाइम। राइट। तो शालिनी मैम एक बात बताइए, आप लोग इतने सारे कपल्स के साथ काउंसलिंग करते हैं, लाइफ कोचिंग करते हैं, तो आजकल की जो जनरेशन है इसमें सबसे ज्यादा किस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको देखने में आ रही हैं? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है लोग की ईगो की। हम्म। मैं ज्यादा अच्छा, मैं ज्यादा अच्छा, मैंने जो कहा वो मानो, नहीं मानो तो दिक्कत। प्रॉब्लम यहाँ हो रही कि दोनों एक दूसरे की बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी रिश्ते को निभाने के लिए सबसे पहले एक दूसरे को समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आज मिसिंग है। लोग शादी तो कर लेते हैं, एक तो शादी को ऐसा हवा बना के सबने रख दिया है, ये पता नहीं शादी है कि क्या हो गया, क्योंकि इसका ज्ञान किसी ने देना नहीं है। शुरू में बताता नहीं कि शादी होगी तुम्हें क्या चैलेंज आएगा, क्या प्रॉब्लम है, कैसे फेस होगा, कोई भी ज्ञान कहीं नहीं कोई देता है। बस शादी कर दिया, घर पहुंच गए, उसके बाद उसकी जो नहीं समझ रहा है उसके ऊपर बोझ लादा गया। तुम्हारी तो अब शादी हो गई, तुम अपना समझो कैसे करना है क्या नहीं। उसको ज्ञान तो दो, शादी हुई है तो कहाँ कहाँ तुम्हें दिक्कत आ सकती है, क्या रिश्ता निभाने का, दोनों को समझने की जरूरत है, लड़का हो या लड़की। और सबसे बड़ा एक दूसरे का फेथ होना चाहिए कि अगर हम एक दूसरे का हाथ अगर हमने थामा है तो कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, बहुत अच्छा लाइफ भी आएगा, बहुत टफ लाइफ भी आएगा। हमको कैसे इस दोनों को सामंजस्य करके एक दूसरे को साथ चलना है। ऐसा थोड़ी कि अच्छा है या तो तुम जानो, बुरा है या तो तुम जानो, नहीं। अगर अच्छा भी है तो हम दोनों के लिए, बुरा है तो हम दोनों के लिए। जब एक दूसरे एक तराजू के दोनों पल्ले को बराबर रखेगा तो कभी भी किसी को प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले आजकल दोनों कमा रहे हैं और दोनों में ईगो बहुत ज्यादा है, मैं पैसा ज्यादा कमाता हूं, मैं पैसा ज्यादा कमाता हूं, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। समझ, अरे मेरा मेरा कहाँ है, जब हमारा होगा तब एक बनोगे। अभी तक तुम लोग कहते हो मेरा है मेरा है, मेरा मेरा में तो कभी भी हमारा हो ही नहीं सकता है। जब हमारा होगा, जब दोनों मिलोगे, हमारा होगा, तो रिजल्ट अपने आप बहुत अच्छा आएगा। लेकिन आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और मैं सबको जो भी मेरे क्लास में ज्वाइन होते हैं सबसे पहले मैं ही समझाती हूँ कि मेरा मेरा आपने क्या लगा रखा है, हमारा कब करिएगा। जब तक हमारा आप नहीं सोचिएगा तो मेरा मेरा में कभी भी दूरी रहेगी। हमारा करिएगा तब तो नजदीक आइएगा। और हम मेरा को तोड़ के मैं हमारा को जोड़ देती हूँ सबको। ठीक है, आप हो सकता है लेडीज ज्यादा कमा रही हो सकता है जेंट्स ज्यादा कमा रही हो, लेकिन आखिर तो हम दोनों एक दूसरे के लिए कमा रहे हैं। एक दूसरे को अगर दोनों को मिला देंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अलग अलग सोचेंगे तो वही चीज कम लगेगा कि मैं ज्यादा मैं ज्यादा। अरे दोनों को बचत करनी है, दोनों का है, कोई भी बात पर दोनों बैठो, डिस्कस करो यहाँ कहाँ पे हमें लगना चाहिए। ठीक है, अगर हम दोनों कमा रहे हैं तो भाई इतना पार्ट हम जमा करते हैं, इतना ऐसे करते हैं, इतना खर्च करेंगे, इतना में चलेंगे, बैलेंस में रखेगा, लाइफ तो बहुत आसानी से चलेगी। जो आज के जनरेशन तो बिल्कुल सोचने समझने के लिए तैयार नहीं। इस बात को सोचते हैं कि नहीं मैं कमा रही हूं, मैं अपने मन से जो मैं कमाऊंगा अपने खर्चा करूंगा, ऐसे नहीं चलेगा। अब पहले शादी नहीं हुई तो जैसे मर्जी रह लिए, जब शादी कर लिए हो तो दोनों को एक दूसरे की भावना का कदर करना पड़ेगा, दोनों को समझना पड़ेगा। जहां नहीं समझ में आ रही है कोई बात नहीं, फिर भी उसको समझने की कोशिश करें, बैठेंगे दोनों आपस में बात करेंगे तो नेचुरली है कि ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी। और जितना डाइवोर्स आज हो रहा है वो नहीं होगा। आजकल जितना मात्रा में डाइवोर्स का पोजीशन हो गया कि लोग रहना नहीं चाहते, कुछ लिविंग में रह के भी लोग नहीं रह पा रहे हैं। 10-10 साल लिविंग में गुजार देते हैं, लेकिन शादी के बाद तुरंत डाइवोर्स रहता है। क्यों? लिविंग में रहते हैं तो अलग अलग अपने अपने घर में आते गए, मिले, सब चीज हो गया। लेकिन क्या है, जब हम परिवार बनाते हैं, घर में रहना शुरू करते हैं, वहां दिक्कत आती है।
अलग अलग आ रहे हैं, अलग अलग जा रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, सब चीज ठीक है। लेकिन जब अपने घर में एक दूसरे को एक साथ रहनी पड़ती है तो सब तब खामियां नजर आती है कि उसके अंदर ये खामी है, उसके अंदर ये खामी। तब तक लिविंग में कोई खामी नजर नहीं आती किसी को। यही कारण है जब लिविंग में 10 साल भी गुजारने के बाद भी लोग शादी के बाद ज्यादा देर तक नहीं चल पाते और तलाक ले लेते हैं, क्योंकि वहां पे उनकी सब कमी नजर आती। दोनों को फिर लगता है कि वो अब हमारे मेरे सर पे आ गया है, मेरे सर पे आ गया है। अगर दोनों सोचे कि परिवार है, हम लोग आगे बढ़ाना है, परिवार को एक साथ चलना है, तो क्या हम दोनों मिल के चल सकते हैं? कुछ तुम्हारे में कमी है, कुछ हम में अच्छाई है, कुछ तुम में अच्छाई है, कुछ मुझ में कमी है। हम दोनों एक दूसरे को बांध लेंगे तो चले पड़ेंगे आराम से, कहीं दिक्कत नहीं आएगी और बहुत अच्छा स्मूथफुली रिलेशन चलेगा दोनों का। लेकिन लोग करने के लिए तैयार नहीं है ना। और जब मेरे पास आते हैं तो इसी मुद्दे को उठा के, इसी को मेरा मेरा करके हमारा हम बना देते हैं, और तब रिलेशन देखिए कितना अच्छा। और आज का रिजल्ट मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि देखिए जहां पर 9 साल 10 साल क्यों कहीं ना कहीं तो दिक्कत आ रही थी। शरीर तो है लेकिन मन से भी मैं तैयार हूँ किसी चीज के लिए, तभी तो। कभी एक पेरेंट्स बनने के लिए भी तन से मन से स्वीकार करना पड़ता है, कबूल करना पड़ता है दोनों को कि मैं लायक हो गया हूँ पेरेंट्स बनेगा, तभी तो परमात्मा भी देंगे तुमको। और यही सॉल्व करती हूँ सबका। कितने का रिलेशन सॉल्व कर दिया, रिलेशन सॉल्व कर दिया और लोग खुश हैं आज। राइट। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि मतलब ईगो नहीं होना चाहिए, दोनों को साथ में चलना चाहिए। मतलब कोई मेरा मेरा नहीं है, हमारा होना चाहिए, हमारा होना चाहिए। तो जब आज के टाइम पे या पहले भी जब अगर आप एक लाइफ पार्टनर को चूज कर रहे हो तो उस केस में आपके क्या क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए? एक तो हो गया सरफेस लेवल के जो हमारे मटेरियल चीजें होती हैं, राइट, कि लड़की का होगा तो लड़का मतलब खूबसूरती तो सबसे पहले हम लोग रखते हैं कि खूबसूरत होना चाहिए, फिर उसके बाद कमाने वाला होना चाहिए, घर बार अच्छा होना चाहिए, कुछ उसमें स्मोकिंग ड्रिंकिंग का एडिक्शन नहीं होना चाहिए, बड़ी सरफेस लेवल वाली चीजें हैं। लेकिन उसके अलावा ऐसी क्या चीजें हैं जो एक लाइफ पार्टनर को चूज करते हुए ध्यान में रखनी चाहिए, जो इन मटेरियल चीजों से कहीं ज्यादा बढ़कर हैं और जो हमारे रिश्ते को लॉन्ग लास्टिंग होने में हेल्प करती हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है ना रचना जी की, जब हम शादी कर देंगे कोई किसी के अंदर घुस कर तो देख नहीं सकता, लड़का हो या लड़की, चाहे अपने पसंद से करो चाहे माँ बाप के पसंद से करो, कोई दिल के अंदर किसी का नहीं जाके दे सकता है। लेकिन ऊपरी तौर पर जो हमें देखने की बात है कि क्या वो शिष्टाचार बढ़िया से निभा रहा है, सबसे पहली बात है। क्या अपने माँ बाप का कद्र कर रहा है? जो अपने माँ बाप का कद्र करेगा वो तुम्हारा भी कद्र करेगा। जो मैं सबसे बड़ी बात यही फील की हूँ, जो अपने माँ बाप का कद्र नहीं किया वो इंसान कभी पत्नी का भी कद्र नहीं करता है। और जो लड़की अपने माँ बाप का कद्र नहीं की वो हस्बैंड का भी कद्र नहीं करती है। आप कहीं भी आजमा के देख लो, ये आजमाया हुआ चीज है एकदम। इसलिए सबसे पहले देखो कि वो घर परिवार में कैसे मिलजुल रहा है, कैसे रह रहा है, कैसे एक दूसरे का वैल्यू दे रहा है, कैसा अपनापन है। क्योंकि बाहर तो बहुत सारी दुनिया बिखरी पड़ी है, यहाँ नहीं मन भरा वहां चले जाओ, क्या कभी संतुष्ट हो जाएगा? कभी नहीं होगा। फैमिली ही नहीं बनेगी, तुम्हें एहसास ही नहीं होगा कि फैमिली क्या होता है। फैमिली बनाओ, फैमिली बनाने में तकलीफ है, बहुत दर्द भी सहना पड़ता है, लेकिन जो खुशी वहां से मिलेगी वो कहीं से नहीं मिलती है। बाहर का दुनिया चकाचौंध है, तुमको आज अच्छा लगा कल खराब लगा, वो अच्छा लग रहा देखने में, वो अच्छा लग रहा, लेकिन जो एक्चुअल चीज है वो अगर एक दूसरे में लोग ढूंढने लगे तो कभी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग ढूंढते ही नहीं है वाइफ में या हस्बैंड में, घर में ढूंढो ना। तुम्हें घर में वो चीज मिल रही है लेकिन तुम उसका कद्र नहीं कर रहे हो। जब हम कद्र ही नहीं करेंगे किसी चीज को तो हमारा ऑटोमेटिक हमारे हाथ से चली जाएगी। कद्र करनी सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यही है कि पहले देखो कि अपने फैमिली में कितना अच्छा से रह रहा है। तो देखिए आजकल जो माहौल हो गया उसमें शराब सिगरेट दारू ये सब पीना आम बात हो गई है। लेकिन क्या वो अपने फैमिली से छुपा के कर रहा है या खुलेआम कर रहा है? ये भी बहुत बड़ा मैटर है। अगर वो फैमिली से अगर छुपा के कर रहा है तो तुमसे भी छुपा के ही कभी करेगा। या तो तुम उतना विश्वास दिलाओ कि ठीक है तुम कभी कभी पार्टी में लेते हो ठीक है, लेकिन रोज नहीं चलेगा। क्योंकि आज हम दोनों हैं, कल हमारे बच्चे होंगे तो उस पर बुरा असर पड़ेगा। एक वाइफ समझा के हस्बैंड को वापस ला सकती है, हर चीज छुड़वा सकती है उसका। हो सकता है थोड़ा मेहनत करना पड़े, ये नहीं कहते हुए तुरंत सारा रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी रिलेशन के पीछे। कोई भी रिलेशन हो उसके पीछे मेहनत। माँ भी बनता है इंसान तो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करता है, तो बच्चा कहीं पर अपना बड़ा होके कहीं पर सही जगह पर लगता है। तो कोई भी रिलेशनशिप में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे माँ बाप के साथ ही हो, हस्बैंड के साथ हो, बच्चों के साथ हो, किसी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी हर रिलेशन में। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों को बराबर इक्वल एकदम आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर वो रिश्ता आपका सही जा पाएगा।
ये मुझे यहाँ पर एक बात याद आ गई, जैसे मैम ने बोला ना कि रिश्ते में मेहनत करनी पड़ती है। एक ना कहीं पे मैंने स्टेटमेंट पढ़ी थी, शायद किसी बुक में या कहीं पर तो पढ़ी थी मैंने, कि रिश्ते ना बनाना बहुत आसान है लेकिन निभाने में मेहनत लगती है। बना तो बहुत आराम से सकते हैं, लेकिन निभाने में जो हर रोज की जो मेहनत है ना, वो बहुत जरूरी है। और इसीलिए आज के टाइम पे रिश्ते लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो मेहनत नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। यही बात है। जी उत्तम सर, अब आप बताइए। हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि सबसे बड़ा बात है कि अगर थोड़ा डीप रूटेड आप एनालिसिस कीजिएगा तो हमें इंडियन कल्चर की जो आजादी हुई, एक जनरेशन आया, उस समय प्रॉब्लम था देश को आजाद, और लोग की डेडिकेशन प्रॉब्लम भी एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन कहते हैं। उस समय परिवार यूनाइटेड रहा, अदरवाइज आजादी की लड़ाई लड़ाई नहीं जा सकती थी, और यह लड़ाई लड़ी गई, जीते। फिर एक जनरेशन उसके बाद आया, क्रिएशन का पार्ट आया। उस समय बहुत सारी चीजें उनके पास भी थी। उसके बाद की जनरेशन एक आई, जो जनरेशन के पास पैसा, जनरेशन की बात आई, गोल्स बड़े बड़े हुए, वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। कहीं कि जब हम वहां तक संतुष्टि थी, अब एक्सपेंशन का पार्ट आया। अब यहां पर क्या हुआ कि फैमिलीज में रोजमर्रे की जो एक्सपेंशन हुई, वहां पर स्टार्ट हुआ एक दूसरे के प्रति झगड़े की बातें। जो यहां से जब स्टार्ट हुआ तो जो बच्चे हैं ना, वो उन चीजों को देखना स्टार्ट किया, वो बोरोड वैल्यू लेके अब आगे बढ़ के शादी के लिए गए। अब शादी में ये जो पैटर्न है, उनकी एक नई पैटर्न बन चुकी थी, पैसा आ गया, अब पैटर्न बन गया। अब क्या हुआ कि इसको एंकरिंग कि वो चीज हुआ, इसका मतलब हमारा भी है। आज का आप उठा के मेरे पास जितने आ रहे हैं, सबका अगर हम डीप रूटेड एनालिसिस करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स की जो भी खामियां हैं, वो बच्चे ने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है कि अगर हम शादी करेंगे तो मम्मी ऐसे कहेगी या फादर ऐसे कहेंगे। और जब वो पेरेंट्स को फॉरगिव कहेंगे, आज उनको नहीं पता है कि आज हमें कितनी चीजें मिल चुकी हैं। जब कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो अपने आप में भी प्रॉब्लम हो जाता है। वो आज की सिचुएशन हो गई है कि आज हमें प्रॉब्लम अगर गिना जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर देखा जाए पहले के हिसाब से लाइफ बहुत इजी हो गया है। उस समय सवेरे कोयला आता था, चूल्हा जलाना पड़ता था, आज गैस है। उस समय लाइट के लिए लैंटेन लगाना पड़ता था, आज सारा चीज है। हर चीज आधुनिक सुविधाओं से भर गया है। लेकिन हमने क्या हुआ कि उन सुविधाओं में उन चीजों को तो हम जोड़ लिए, लेकिन उनके साथ साथ वो चीजें भी कैरी फॉरवर्ड हो गई। पेरेंट्स क्या कर रहे थे, उनसे कैसे चल रहा था। अब एक हो गया, एक मान लीजिए कि सिंपल आपका एग्जांपल देते हैं। एक का फादर ड्रिंक करता है, अगर वो आया, लड़का कुछ भी नहीं कर रहा है और जरा सा भी टच किया, छुआ, उसको लगेगा कि मेरे फादर जैसे ड्रिंक करके इधर उधर गिरते पड़ते रहते थे तो ये भी वही करेगा। अब ये बोरोड वैल्यू तो उसके फादर से आई। अब क्या है कि उसके बारे में ओपिनियन और राय इतना ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ऐसे में बहुत सारे आते हैं, उनसे जब पता करते हैं, जब झगड़ा होता है, हम कहें कि अपने पेरेंट्स का कैसा रिलेशन है, तो वो सिंपली बोलते हैं कि नहीं, अच्छा मैं एक नहीं 100 से बात किया हूं, 100 के रिलेशन में देखा हूं और 100 में यही है। तो जब शादी करने के लिए तैयार हो रहा है तो बंदे को मस्ट भी कि हम कितने बोरोड वैल्यू लेके, और हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर हम बोरोड वैल्यू लेके जाएंगे तो वो चीजें अपने आप जरा सा होगा, एंकर होगा, वो चीज और मल्टीप्लाई होकर प्रकट होगी। और कोई बात नहीं है, देखिए वी ऑल आर सोल और वी ऑल आर वांट टू लव। और जब मैं हीलिंग कराता हूं और स्पिरिचुअलिज्म से जोड़ता हूं, लव से जोड़ता हूं, अ लॉट ऑफ टीयर। मैं कहा कि रिमोट इज इन योर हैंड। ये मत सोचो कि रात नहीं होगी, लेकिन रात को हैंडल करना सीखना है। आज रात को हम हैंडल कर रहे हैं तो रात को भी दिन में बदल दी है। अगर झगड़ा होगा, ये ऑब्वियस है, लेकिन अगर हम उसको हैंडल नहीं कर पाए, रात को हैंडल नहीं कर पाए, तो वो डार्कनेस में बदल जाएगा, दिन भी अंधेरे में बदल जाएगा। और जब उनको हम ज्ञान और ट्रीटमेंट दिलाते हैं तो वो इंटायरली उस पैटर्न को तोड़ने में बहुत मेहनत करती है। ये जो पैटर्न है ना, मानसिक रूप से तैयार हो जाता है, वो पैटर्न तोड़ने में एक दिन तो बहुत अच्छा लगा, दूसरे दिन तीसरे दिन होता है क्या है कि बहुत बार छोटे पैटर्न में जुड़ गया,
सब कुछ ठीक चलने लगा, लेकिन फिर आगे आ गया, फिर मेरे पास है, सारा चीज ठीक रहा, फिर हमारे पर ब्लेम करने लगा, आपके चलते ही है ना मैं इनके साथ कंटिन्यू कर रहा हूं, नहीं तो अभी तक डाइवोर्स लेके चले जाते। फिर ठीक हुआ, कहते ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो हमारा बहुत ख्याल करते हैं, ये तो इतना अच्छा तो है ही नहीं मेरा, कितना ख्याल करता है। तो व्हाट्स हैपेंड, बोरोड वैल्यू। हम पूछे तो फैमिली में पहले मदर में ऐसा प्रॉब्लम, फादर के बीच में ऐसा प्रॉब्लम, वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या हुआ, बोरोड वैल्यू लिया। तो इसलिए जो चीजें हैं कि हमें बोरोड वैल्यू को त्याग करके अपनी लाइफ को स्पिरिचुअली को एवरीथिंग विद इन मी नाउ, ये साइंस है और बहुत बड़ी साइंस है कि परमात्मा कहीं मंदिर मस्जिद सब जगह एक मॉडल है, लेकिन वास्तव में परमात्मा इनसाइड विराजमान है। और बहुत ही चीजें, ये चीजें हम लोग को अंग्रेजों ने तोड़ दिया, कल्चर से ब्रेक कर दिया। आज इतना प्रेजेंट, जैसे अपने थे हमारे यहाँ जो नालंदा का विश्वविद्यालय क्यों जला दिया, जो 6 महीना लगा, हमारी कल्चर कहते हैं ये इतनी भी स्ट्रॉन्ग कल्चर है कि अगर हम इसको नहीं तोड़ेंगे तो यहाँ रूल नहीं कर पाएंगे। और जैसे जैसे कल्चर तोड़ा गया, कल्चर खटा, वैसे वैसे हम लोग टूटने लगे, आज अपनों से अलग होने लगे, ब्रेकअप हो गया। तो ये चीज समझने की जरूरत है। आज फिर से स्पिरिचुअलिज्म इंडिया में है, बहुत सारी चीजें ग्रो कर रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, जो चीजें हैं, आज पेरेंट्स से अलग हो जाना अच्छा है, लेकिन जब वही चीजें रिपीट करता है उसका बेटा, तो उसको पता चलता है यार हमने जो गलती किया वही रिपीट हो रहा है। कल को वो बोरोड वैल्यू लिया आपने फादर से, फादर लिया आपसे। आज जो रिलेशनशिप में बच्चे हैं, मान लीजिए उनके बच्चे क्या बोरोड वैल्यू लेके जाएंगे, कभी सोचे? और क्या उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्या उसको हम गाइड कर पाएंगे, क्या उनके आने वाले जीवन में और बड़ा चैलेंज नहीं खड़ा करके दे? जैसे जैसे अगर चैलेंज, तो इस लूप से निकलने की जरूरत है, अपने सोच को बदलने की जरूरत है कि हम कहां पर क्या सोच रहे हैं। काहे कि अगर हम पैटर्न को नहीं इंटरप्ट करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, तो ये रिलेशनशिप एक के साथ, दो के साथ, तीन के साथ, मैं कई है, तीन के साथ है ना रिलेशनशिप, फिर वही का वही आखिर है ना। तो फिर क्या है, लड़के में एक बार गलती हुआ, दूसरे चूज कर लिया, लड़की, फिर लड़की की बात कर रहा हूं, फिर तीसरे चूज लिया, फिर भी रिलेशनशिप। तो कहाँ है, पैटर्न में गड़बड़ है। अगर पैटर्न सुधारता है तो हो सकता है कि पहला वाला ही बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ऑल सोल और लव चाहता है, प्यार चाहता है। वो प्यार अगर उसको मिलने लगे कहाँ है? और कुछ चीजें है एक्सेप्टेंस। हमारी दूसरी सबसे बड़ी गलती है समाज में, इस शादी आज के डेट में, जब इवोल्यूशन, पहले हम ज्वाइंट फैमिली में रह के बहुत सारी चीजें ट्रेडिशनली, और हम कहें कि हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन होते रहता था, प्रेशराइज बाहर से फैमिली का एक अलग रहता था, जिससे चलते हस्बैंड वाइफ का ग्रोथ होता था। आज वो हट गया है। तो समाज को एक नए परिवेश से सिखाने की जरूरत है। कैसे कि अगर हम शादी करने जा रहे हैं, पता ही नहीं है कि लड़की की, जो हम अपने ऐसा लड़की को मान लेते हैं और लड़की दूसरे को, कैसे मैं भी पैसा कमाती हूँ, वो भी पैसा कमाता है, लेकिन क्या बॉडी दोनों का सेम है? क्या बॉडी का थिंकिंग पैटर्न सेम है? इंटायरली डिफरेंट है। उसकी जब भी है ना पीरियड्स आएगी, उसकी इमोशनल डिस्टर्ब होगा, हार्मोनल चेंजेस है। अगर उस समय वो सोचता है कि नहीं ये नॉर्मल है, उसी तरह लड़के का है, जब बाहर से आएगा उस समय उसकी जो सोच होती है, थिंकिंग होती है, वो बाहर से लड़के आ रहा है, और उस समय उसको गेट पर ही और कुछ पर रोका जाए तो वो उसको झेल नहीं पाएगा। ये छोटी छोटी कमियां हैं समाज में। इन छोटी चीजों को अगर दूर किया जाए ना, तो रिजल्ट 100% मिलता है, और मिल रहा है। यही कारण है कि इन चीजों में जब भी हमने वर्क किया है, चाहे मैं हूं, सालनी है, इन छोटे बातों को रिमूव किया है, रिलेशनशिप इतना प्यारा हो गया है। और इस पैटर्न के लिए वर्क करना पड़ता है कि है ना कि, और ऐसा नहीं है ये कह दे कि नहीं नहीं मेरे बीच में और सालनी के बीच में लड़ाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये तो नेचुरल ये होना पार्ट ही है। है। हमने पहले ही कहा कि कोई भी हस्बैंड वाइफ ये कसम खा के भी कहेगा कि रात, नहीं पता, तब मानेंगे। ये रात को आप एलिमिनेट नहीं कर सकती है। अगर कोई कहते कि रात को एलिमिनेट कर दो तो नहीं है, लेकिन क्या रात मैनेजेबल कर सकते हैं? अगर मैनेज करने आए तो दिन तो उजाला उजाला है। वो चीजें में है ना कि कई बार होता है ऐसा कि, और इस चीज का जो लोग समझ लेते हैं ना, वो गलत ढंग से इंटरप्रेट किए हुए हैं बहुत सारी चीजों को। और इसलिए इस समय समाज में
बहुत बड़ी परिवर्तन और क्रांतिकारी परिवर्तन की जरूरत है अगर हम अब आने वाले समय में सुखमय होना चाहते हैं। छोड़ दो दूसरे के लिए, अगर थोड़ी देर के लिए कि यही तुम जो कर रहे हो अभी वही तुम्हारा बच्चा करेगा, वो कितना तुम्हें एक्सेप्टेबल होगा। मैं बहुत बार को क्वेश्चन पूछ देता हूं, ठीक है तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, यही तुम्हारा बच्चा बेटा या बेटी करेगा, एक्सेप्टेबल है? फिर उसका नींद हो जाता है सोचने, कहीं सोचता ही नहीं इस बात का कि हम कर क्या रहे हैं। अगर हमें एब्सोल्यूट चीज चाहिए तो कहां से स्टार्ट होना चाहिए एब्सोल्यूट का? खुद से, खुद में परिवर्तन, खुद की जो थॉट्स है उसमें क्वेश्चनिंग पावर, क्या हम सही, कहां पर हमारी अंदर है। और कुछ चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि यार भाई ये नेचुरल। मेरे को एक क्लाइंट ने बड़ा अच्छा बात बताया, वो उसके लड़ाई हुई तो अपने हस्बैंड को क्या कहती है कि चलो मेरे से शादी नहीं होता किसी और से शादी होता, लेकिन फिर भी तुम्हें ये फेस करना पड़ता। वो है ना आयरन गोल्डन कोटेड वर्ड्स की, अरे भाई ये तो फेस करना ही पड़ेगा, लेकिन इसको हंस के करे या रो के करे या हम इससे दूर भाग के करें। तो ये जो हमारी जो पैटर्न है समाज में, ये चीज के लिए एक अलग कल्चरल क्लास होनी चाहिए कि फिजियोलॉजी, लड़की में ये चीजें हैं, वो ये चीजों से निपुण है, लड़के में ये गुण है। अब जो काम की हम चेंजेस लाए हैं पैटर्न से, तो ठीक है यंग एनर्जी लड़की में भी आई है, लेकिन यंग एनर्जी से मां नहीं बन सकती है, उसे लड़की का गुण को एडॉप्ट करना पड़ेगा। उसी तरह पुरुष कई बार है ना ये एनर्जी से वो भी फादर नहीं बन सकता। यही चीजें अभी जो पेरेंट्स बनी है बहुत खूबी से दोनों को समझाई है। वो काम नहीं करती, मैं बड़ा गौर से देख रहा था, वो घर में काम नहीं कर रही थी उस तरीका से। वो कही कि ठीक है आप ये पैसा कमा रहे हो कोई बात नहीं है, लेकिन घर में आपको काम करने से प्रेम मिले, बहुत बड़ा चीज है। और उसने उसको समझाया, मेल को कहा आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो लड़की के अगर पैसा नहीं खर्च करना चाह रहा, कहा क्यों नहीं आप पैसा खर्च करो, ये आपकी वाइफ, वो पैसा बहुत मुश्किल से उसको पैसा खर्च करने में लगा, वाइफ पैसा खर्च करती थी वो भी। अब ये रिलेशनशिप में एक्चुअल तो प्रॉब्लम यह था, जब उसके बीच में फिर अट्रैक्शन हुआ, कि भाई अट्रैक्शन हुआ कैसे, जो परमात्मा जो बनाया है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसको गौन नहीं करके आगे बढ़ सकता है। और रियलिटी में यही हुआ, जब वो काम करके रखी तो उसको अच्छा लगने लगा, वो उसके लिए कुछ चीजें लेके आया, उसको गिफ्ट दिया, चाहे ये दिया तो उसको अच्छा लगने लगा। अब ये चीजें हैं कि छोटी छोटी चीजों को हम वास्तविकता में है। अब है ना कि जब उसका तबियत खराब हुआ तो वो इंटर करके काम करने लगा कि चलो ये कर देते हैं। तो ये जो मैजिकल रिजल्ट देता है, हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस, मैजिकल रिजल्ट एक से एक आया है। अब है ना कि डाइवोर्स के प्लेटफॉर्म पर चले गए और डाइवोर्स तय था, ऐसा केस आया कि डाइवोर्स कोर्ट में है, डाइवोर्स तय था, लेकिन वहां पर हीलिंग देके डाइवोर्स खत्म हुआ और आज पेरेंट्स की मां हो, बच्चे की मां हो गई। कहां से? वो जो था निगेटिव एनर्जी वो दूर हुआ, वही बंदा प्रेम में आ गया। ऐसा कई केसेस है जब वो डाइवोर्स करके दोबारा मिलते हैं तो बहुत ज्यादा पछतावा होता है कि हमने क्या कर लिया, एक छोटी सी बात को इतना लंबा खींच दिया। तो ये जो चीजें है ना समाज में हो रहे हैं, इनको हम लोग को, इसीलिए आपका जो ये पॉडकास्ट है बहुत के लिए माइंड ब्लोइंग और रियली लाइफ बिल्डिंग है और कंट्री बिल्डिंग है। अगर परिवार स्ट्रांग होगा तो कंट्री स्ट्रांग होगा, और हम लोग इसी में लगे हुए हैं। इस भारतवर्ष को एक बार फिर बहुत ही स्ट्रांग रूप से देखना चाहते हैं और उसके लिए प्रयत्न रखते हैं। जो भी मिलता है, जहां भी है, हर चैलेंजेस को उनके लाइफ से निकालने की कोशिश करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम और सालनी अपने अपने ढंग से अनुभव कर रही है, और इस प्लेटफॉर्म पर आपको बताने का भी मौका मिल रहा है और कई को हील करने का मौका। अब आप देखो कि एक बार तुम अपने से बताओ कि कैसे वो है ना कि अमेरिका में बैठा हुआ था और कैसे है ना जस्ट 10 मिनट में उसका कॉल आ गया। इनके ऑफिस में थी, मैंने काम कर रही थी, तो वो उसकी बेटी की शादी हो गई थी, लेकिन उसका जो लड़का था उसका किसी और के साथ संबंध था। शादी तो कर लिया, बेटी भी हो गई, और उसके बाद इसको छोड़ दिया।
और उसके साथ माँ भी एकदम छोड़ दी कि नहीं चाहिए हमको, बहू नहीं चाहिए, पोती, सारा चीज छोड़ के चली गई। फिर बात हुई तो इनसे मिली तो बोले कि हम तो नहीं कुछ कर सकते, मैम को आप कहो तो मैम कुछ तो कर सकती है एनर्जी के थ्रू। बोली ठीक है। तो हमको बोले आप लेके आना, तो हम ले गए, उसके घर पे गए हम मिलने के लिए। फिर वो बोली मैंने को बात नहीं करना, बोले कुछ नहीं करना, बैठ जाओ आराम से। फिर मैंने उसको बात करते करते और 10 मिनट में, एकदम पक्का पक्की 10 मिनट में, और उसके ससुराल से उसकी सास का फोन आया कि मैं आ रही हूं तुम्हें लेने के लिए। और बोली मैं नहीं बात कर, बोले ठीक है अभी इसे छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, अभी इसको अभी माइंड तैयार नहीं है, अब छोड़ दीजिए, पैर में जो बोलती हूँ करो। और देखिए उसको आई सास लेके गई और वहां और उसको एजुकेशन दिलवाया, उसके बाद वो गाड़ी खरीद के दी, चलवाना सिखाया, और आज फिर एक बेटा हुआ है। और अपना क्या, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने साला साली को भी वो ले गया। और ये पावर हुई एनर्जी की, उसके माइंड को जब हमने उसको रिलैक्स किया कि ऐसा हो सकता है, ये तुम्हारी सोच है, तुमने मन में बना के बैठा है। और विद इन एकदम 10 घड़ी देख के 10 मिनट में ऐसा अचंभित काम हुआ है, ये यही बता सकते हो। और उसकी लाइफ आज इतनी अच्छी है, उसकी माँ इतनी खुश होती है कि मैम आपके चलते मेरी बेटी की जिंदगी, इसकी क्या, और बाकी दोनों भाई बहन का भी जिंदगी वो तो छोड़ा ही नहीं, बोला यहाँ रखा क्या है, कि मेरे साथ चलो मैं ले चलता हूँ तुम्हें उधर, और दोनों को उधर ले गया, साला को भी साली को भी। और आज इसकी लाइफ इतना सुखमय है, तो क्या है, ब्लेसिंग ही देगी ना उसकी माँ, चाहे वो लड़की। उस समय मैम ने बोला, गुस्सा इतना था कि सुनना नहीं पसंद कर रही थी वो, लेकिन जब उसको बैठाया 10 मिनट की, बैठा 10 मिनट बैठ जाओ, ज्यादा देर नहीं बैठना। बहुत बहुत गुस्सा से बैठी है ना, एकदम विचलित हो गई, मेरे को नहीं सुनना, समझना ही नहीं कुछ, मेरे को उसके साथ रहना ही नहीं है। और आज वो कहाँ है, हस्बैंड हाथ पे लेके चलता है, सास लेके चल, बोलती है इसके बिना तो मेरा लाइफ ही नहीं है। सास बोलती है इतना अच्छी बहू मिली है, इसके बिना तो मेरा लाइफ ही नहीं, मैं सोच ही नहीं सकती हूँ। और उसके बाद देखिए बेटी तो बड़ी हो गई, उसके बाद बेटा भी हुआ, सब कुछ हुआ, तो आज लाइफ में वो खुश है, तो क्या देगा हमको, ब्लेसिंग ही देगा ना कोई। तो यही इसीलिए चाहती हूँ कि देखिए थोड़ा सा बस खाली उसके दिमाग को, किसी का भी अगर बस थोड़ा समझने की जरूरत है, जब वो समझेगी तो अपने आप रियलाइज करे हाँ कहाँ पर गलती हो रही है, कहाँ पर नहीं। और क्या हुआ, झुक के आया, मना के ले गया, तो इज्जत से ले गया, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम जिंदगी भर उसमें रखी रहती है। अब एक बेटी होती है, हमेशा उसको देखती हूँ तो क्या होता है, सबसे पहले बच्चे के हेट हो जाता है, इसके फादर ने मेरे साथ ऐसा किया, बच्चे से प्यार नहीं कर पाते माँ। और आज क्या, बच्चा भी प्यार हो गया, दादी प्यार करी है, दादा भी प्यार कर, नाना नानी सब हाथ पे लिए हुए, तो वो लाइफ है होनी चाहिए ना, लोग नहीं समझता। और जहां तक देखिए माँ बाप का कोई चीज को लेके बाल बच्चा अपने अंदर उतारता है तो बहुत गलत बात है, क्योंकि माँ बाप की जर्नी अलग थी, आज तुम लोग की जर्नी अलग है। हमारे माँ बाप ने हमको जो दिया, शायद कुछ कमी रह गई, हमने उससे ज्यादा अपने बच्चों को दिया। हो सकता है जब तुम पेरेंट बनोगे तुम अपने से ज्यादा बच्चे को दोगे, हर माँ बाप अपने से ज्यादा हमेशा अपने बच्चों को देने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कुछ कमी तो रही जाती है। एक तो जनरेशन गैप है, समझने में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन आजकल तो फिर भी बहुत अच्छा हो गया कि लोग समझने लगे हैं कि चलो बच्चे इसमें खुश है तो इसी में सही। पहले नहीं, यहाँ नहीं शादी कर सकते, इससे बात नहीं कर सकते, आजकल तो फ्री छोड़ दिया माँ बाप, चलो अपने पसंद से भी कर लो, खुश रहो। लेकिन क्या अपने पसंद से करके भी लोग खुशी है, नहीं होते अपने पसंद से। तो यह है कि बस थोड़ा सा ट्यूनिंग अगर सही कर दे तो सबकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। यही वाह, कहूँ। ये तो बहुत ही अच्छी आपने ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी बताई है एकदम। मैम जैसे अभी उत्तम सर ने बताया ना कि किसी भी रिलेशनशिप में कोई भी आता है तो वो पहले के बिलीव्स लेकर आता है, अपने माँ बाप की एक मॉडलिंग होती है, एंकर्स होते हैं, वो सब चीजें लेकर आता है। तो हीलिंग इन सब चीजों में कैसे हेल्प करती है, ताकि आई एम श्योर कि जब आप हीलिंग करती हैं लोगों की जो इन सब बिलीव्स के साथ आते हैं, तो कहीं ना कहीं उन बिलीव्स को पहले आप रिमूव करते हैं, उसके बाद फिर नए एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ को बनाने में हेल्प करती हैं, जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप पहले तो देखिए बनता है। जब कोई आता है बहुत विचार रहते हैं, इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, ये ऐसे नहीं वैसे, मैं पहले सुनती हूँ सबका। पहले जिसके मैं बोलती हूँ कि जितना भी मन में अपने अपने आप दोनों को एक दूसरे के बारे में पहले हमको सुना डालिए, पहले अपने आप को खाली कर लीजिए सुना के, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ दोनों का। मैंने इसके सामने बोला ठीक है अलग अलग जाइए कमरा में, नहीं सुनना है ना एक दूसरे का। क्या जैसे आप अभी आपको बैठाए हो, हम अलग अलग कर देते हैं, लीजिए आप अपने नंबर्स करिए, वो अपने नंबर्स करेंगे, मेरे को दोनों को बात सुनना है। बोलते वहां पे बहस हो, बोले यहाँ पे बहस नहीं होगी, मैं बैठी हूँ ना, फिर मैं उसका भी सुनती हूँ उनका भी सुनती हूँ, दोनों का। मैं बोले आप दोनों पहले अपने मन कहाँ पर ऐसे नहीं वैसे, बोले ठीक है सुन लिया, अब बस आपको कुछ नहीं करना, जो मैं कहूंगी आप आपको वही करना है।
मैंने दोनों की बातें सुन ली। अच्छा, उसके बाद भी अगर दिक्कत है तो पहले लिख के लाओ अपना अपना, आप मेरे को फॉरवर्ड करो कि आपको इससे ये प्रॉब्लम है, आपको इससे ये प्रॉब्लम है। और 2 पार्ट लिखना है, एक अच्छा भी लिखना है, एक बुरा भी लिखना है, कि अगर कुछ भी तो अच्छा ही दिखता होगा आपको कि नहीं दिखता है, तो हाँ थोड़ा बहुत हमने ठीक है। आप एक पेज पर लिखो, लंबा पेज लो, 2 भाग करो, एक में अच्छा लिखो, उसके लिए एक में बुरा लिखो। फिर आप खुद देखो कि उसमें अच्छाई कितनी है, बुराई कितनी है। और आप अपने बारे में भी लिखना है, ये नहीं खाली एक उसके बाद अपने पार्टनर के बारे में खाली नहीं लिखना है, अपने बारे में भी लिखना है कि आप में क्या अच्छाई है। आज ईमानदारी से लिखना है। मैं पहले बोलती थी ईमानदारी और सच्चाई से चलती हूँ मैं, और ईमानदारी से आप भी अपना लिखो, वो भी अपना लिखेंगे, और दोनों एक दूसरे के बारे में लिखोगे। फिर आप मेरे को भेजो, फिर मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। फिर लेती हूँ, लोग लिखते हैं, देते हैं, फिर उनके माइंड को कंट्रोल करती हूँ मैं। फिर मैं बताती हूँ कि अगर थोड़ा सा आप ऐसे कर लीजिएगा, थोड़ा सा आप ऐसे कर लिए तो क्या मिलेंगे। अभी जो बोले स्टोरी मेरे ही बारे में उत्तम जी बता रहे थे, जिसको हीलिंग दी थी उसके बारे में वो बता रहे थे कि ऐसे रिलेशन था, तलाक के करगार पर था, उसको कैसे बचाया मैंने। तो इसके लिए ही बता रहे थे। तो बात है रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि देखिए दो आजकल क्या अलग अलग रह रहे हैं, माँ बाप के साथ बहुत कम लोग रह रहे हैं, हर कोई अलग अलग रह रहा है। तो क्या एक ही दूसरे का शकल देखना है, और एक दूसरे से हेट करेंगे तो कैसे जाएंगे, होगा बताइए। यहाँ तो एक दूसरे को अगर गुस्सा आ रहा था, एक दूसरे का गला काटने में तैयार है, मेरे को रहना नहीं इसके साथ, मेरे को इसके साथ जाना नहीं, मैं इसको करना नहीं। लेकिन क्या यही जब मैं क्या करती हूँ, दोनों को मिलाना शुरू कर देती हूँ। कुछ कमी आप में है, कुछ कमी इसमें है, हम दोनों को फुलफिल कर देंगे। जब दोनों को फुलफिल कर देंगे, मिला देंगे, तो क्या रिलेशन अच्छा नहीं होगा। और जहां पर रिलेशन अच्छा हो वहां फुल खिल जाता अपने आप। यही हो रहा है। अब अभी जो सबसे बड़ी चैलेंज क्या रही है ना, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में ऐसा, वैसे सीरियल सब भी जो बन के आया था ना, इतना गंदा गंदा सीरियल कि एक लड़की शादी करके कम से कम इसको तलाक दे दी, फिर उसको तलाक दे दी, फिर उसको तलाक दे दी। ये जो बोरोड वैल्यू आने लगा है, एक तो पेरेंट्स थे, एक ये बोरोड वैल्यू जो लेके है ना कि माइंड को पॉइजन, उसके बाद है ना कुछ ऐसा चीज दे देना कि लड़की के अंदर की लड़के सब तो ऐसे होते ही हैं। ये जो बिलीफ सिस्टम है, लड़के को दे देना लड़की सब तो ऐसा होती ही है, मीन्स एक टोटल डिस्ट्रॉइंग, पैसा कमाने के लिए। जैसे ना एक्साइटमेंट, मेरे फ्रेंड भी प्रूफ रीडर और न्यूज में था, टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो अगर केवल वर्ड्स को ऐसा बना देता था कि वो मैजिकल होता था कि उसके कंटेंट पढ़ने के लिए है ना लोग उतावला हो जाते थे, जबकि अंदर कुछ नहीं होता था। और वो एक्साइटिंग न्यूज का उस चैनल का और पैसा कमाने का एक माध्यम बन जाता है। तो ये न्यूज क्या हो रहा है कि माइंड को एक तरीका से पूरी तरह स्कैटर्ड कर दे रहा है। और सही ढंग से मैंने ना इस चीज का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट कोविड में किया था। कोविड में मैं जब था तो मुझे मिली कि चैलेंज प्लांट चलाना है, आर्मी को देना है। तो मैंने सबसे पहले, कितने ज्यादा डेथ हो रहे थे और हमें 24 आवर रन किए, अप्रिशिएशन भी मिला पूरा है ना, नेशन से, एनडीडीबी से, एनसीडीएफआई से, एमडी से, कि उसको रन करना, और कोई आने के लिए तैयार नहीं था। मैंने सभी को बोल दिया कि सोशल मीडिया को देखना ही नहीं है। अगर तुमने टीवी देखा तो रिजल्ट नहीं आएगा, और उन सभी ने टीवी बंद कर दिया देखना, क्योंकि क्या दिखा रहा था। और सबने मिलके कम से कम 24 घंटा में तो कम से 20 घंटा वर्क किए, कहे कि इतनी ज्यादा डिमांड कोई देने के लिए तैयार नहीं था, और आर्मी का सप्लाई था, और इतना ज्यादा पैशनेट, सभी के मन में एक ही पैशन होता था कि अगर हमारा बॉर्डर पर आर्मी जिस तरीका से खड़े हैं कोविड में भी, तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये लड़ाई आजादी की अगर वो लड़ सकते हैं तो हमें परमात्मा ने टाइम दिया है। और रियली आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे सामने एक कोविड का पेशेंट आ गया, कहता है कि मैं नहीं ये बैठेंगे यहाँ पर कोविड, हम कुछ नहीं होता है। मैंने डॉक्टर को एक रखा था, ऑक्सीमीटर रखा था, इससे चेक करो, वो बोला कुछ नहीं है, इससे ये है, अगर प्रॉब्लम है तो इस चीजें का है, कहता कुछ नहीं है। उसके साथ है ना बैठ के आराम से, और उस सफर में 0 कैजुअलिटी, इतने बड़े को डील किए और पूरा रन किए, और हर जगह से अप्रिशिएशन। तो ये जो सोशल मीडिया का प्रेशर है ना, बंदे का माइंड ब्लास्ट कर रहा है। हम अच्छी भी चीजें, बहुत चीजें हैं, एक तरफ बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, चैनल चल रहा है, और लेकिन हम अट्रैक्ट कहां होते हैं। इतनी ज्ञान से, बहुत सारे ज्ञान के चैनल भी चल रहे हैं, ब्रह्म कुमारी के चैनल चल रही हैं, इतनी है, खुद राष्ट्रपति एक एग्जाम्पल है।
कि कितनी चैलेंजेस से बाहर निकल के आई हैं, वो रोल मॉडल है हम सभी का कि वो कर सकती है तो हम सभी कर सकते हैं। लेकिन उसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो समझना होगा कि हम विचार क्या अपने मन में लाके आते हैं और वो विचार कहां से आ रहा है, बोरोड कितना है। अगर उन विचारों को अगर हम एनालाइज करेंगे तभी, और उसको कैसे काउंटर करना है, यही तो विज्ञान है। और रिलेशनशिप में कोई भी आदमी, कोई भी एक दूसरे का खिलाफ नहीं है। उसकी आदतें, उसकी पैटर्न, कई बार है ना हम लोग सोच लेते हैं कि एक पैटर्न का बहुत बड़ा कि हम समझ लेते हैं कि उसको समझ नहीं रहे हैं कि उसकी क्या मजबूरियां हो सकती है, तो क्रोध हो जाता है। एक बहुत अच्छी 7 हैबिट्स में दिया हुआ था कि क्या है कि एक पेरेंट्स आया, उसके 3 बच्चे थे, एक बच्चे पूरे गाड़ी में बैठा बहुत क्राई कर रहा था। तो पूरा बॉगी का आदमी है ना, पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो रहा था और अंत में रहा नहीं, चिल्लाने लगा उसके फादर पर कि अपना बच्चा नहीं संभाल रहे हो, ये नहीं कर रहे हो। उसने सिंपली एक वर्ड बोला, पूरा का पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया। कहता है कि ये बच्चा इसलिए कि मैं इसे क्या बताऊं, इसकी अभी अभी माँ का है ना अंतिम संस्कार करके आ रहा है, पूरा पैराडाइम शिफ्ट। तो होता क्या है कि हम जो परसीव्ड वैल्यू लिए है वो सही है कि नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इसीलिए मैं बोला कि इमोशनली डिस्टर्ब है। अगर इमोशनली डिस्टर्ब है तो कौन सपोर्ट करेगा? 2 आदमी है तो कौन सपोर्ट करेगा? अगर इस बात को उससे हो सकता है, ऐसा नहीं है, उसके कुछ चैलेंजेस हो, तो ये जो चीजें है ना कि पैराडाइम शिफ्ट 1 सेकंड में लगता है। क्या मैडम ने क्या किया? पैराडाइम ही शिफ्ट किया ना, और आज वो पूरा का पूरा फैमिली बन गया। अगर उसी को बोरोड को लेके चलता तो आज कहां रहता? तो हम लोग क्या है कि क्या वो बुरा था? नहीं। क्या दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था? नहीं। ये है ना एक मन का भ्रम है। लेकिन हाँ, अगर प्रेम नहीं मिलेगा तो कहीं और की प्रेम से तलाश करेगा, और प्रेम एक इंटायरली डिफरेंट है। जो चीज को हमें समझना है कि पैराडाइम कब शिफ्ट करने की जरूरत होती है, कब सोचने की जरूरत होती है, वहां पर सबसे बड़ा लैकिंग होता है, जो समाज में हम लोगों को एक बार फिर बहुत बड़े पैमाने पर यह काम करने की जरूरत है, जिससे खाली समाज ही नहीं पूरा देश मजबूत। राइट। तो यहाँ पर आपने बोला कि हम ना परसीव्ड वैल्यूज के ऊपर दूसरों को जज करते हैं, और ये रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा होता है कि कम्युनिकेशन गैप रहता है रिलेशनशिप्स में। एक तो अगर कोई एक जन होगा रिलेशनशिप में, अगर वो किसी चैलेंज के थ्रू जा रहा होगा ना, तो वो अपने चैलेंजेस बताता नहीं है खुल के, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि मैं ये चैलेंज के थ्रू जा रहा हूँ और इस वजह से मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ या जो भी है। और दूसरी तरफ दूसरा इंसान भी ये नहीं बता पाता है कि मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और ये एक्सपेक्टेशन मेरी पूरी नहीं हो रही है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तो ये जो खुल के जो एक कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, ये एक स्किल कैसे पैदा की जा सकती है एक रिलेशनशिप में? मेरे तो विचार में है कि दोनों कहे कि हमें प्यार करना है, तो उसके लिए भी जरूरी है कि 10 मिनट से 20 मिनट अभी लड़ाई करना है। और है ना, मैं ये भी जरूरी है प्यार के लिए। और जितना है ना, मैंने अपने क्लाइंट पर ये उपयोग किया था कि जाके है ना बहुत ज्यादा टेंस हो गया था, मैं नहीं रहना है, मैं ये करना है। हम कहे कि जाओ लड़ लो, कोई बात नहीं, मैं बैठा हुआ हूँ। और खूब लड़ाई कर ली। फिर दूसरे दिन आया, हम कहे हाँ अब बताओ छोड़ना है? कहते नहीं नहीं सब चीज ठीक हो गई। तो ये जो बात है ना कि पैराडाइम शिफ्ट होने के लिए लड़ना, मैं कहा रात होना जरूरी है, लड़ना भी जरूरी है कि नहीं तुम ऐसे किए, ये चीजें है। वो क्या होता है कि जब वो बोलता है तो सामने वाले को भी हो सकता है कि एक तो भड़ास निकला और उसको रियलाइजेशन हुआ कि क्यों ये चीजें हो रही है। दूसरा भी बोला, उसको रियलाइज हुआ। अगर हम बात को ऐसे बांध के रख लिए तो क्या होगा कि और ये मजबूत ही होते चला जाएगा और दूरियां बढ़ जाएगी। लेकिन अब खोल दिए, चलो लड़ लेते हैं। लड़ लेने के बाद क्या होगा? मन शांत। हेट के बाद क्या होगा? प्रेम। मन शांत हो गया, उसके बाद दोनों का शांत हो गया, प्रेम का रिलेशन अच्छा हो गया। तो ये जो लड़ाई है ना, लाइफ लाइन है ये, प्रेम की उत्पत्ति का भी कारण है। लड़ लो, कोई बात नहीं है, अभी लड़ने का मन है, मेरा भी लड़ने का मन है, चलो लड़ लेते हैं।
हम लड़ाई करते हैं, अभी भी लड़ाई करते हैं, खुलेआम कहते हैं, लड़ाई लड़ाई हो जाती है बहुत सारी बात पर, फिर कुल भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, चलती है। जो बोलना है बोल दिए, जो बोलना है कर दिए, उसका कूल हो गए। ऐसा हमने कभी नहीं कहा कि लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई तो होगी, किसी मुद्दे पर तो लड़ाई होगी। ऐसा कैसे हो सकता है लड़ाई नहीं? हस्बैंड वाइफ बने तो लड़ाई तो निश्चित है, ये मान के चलना पड़ेगा। लेकिन हर रिलेशनशिप में ना मैम, हर कोई इतना मेच्योर नहीं होता है कि लड़ाई करके वो सॉल्यूशन निकल आता है उस चीज का और वो प्रेम वापस आ जाता है। जैसे आपने पहले बोला था ना कि आजकल हर कोई मैं बोलता है, तो वहां पर वो ना ईगो बहुत ज्यादा आ जाता है और ईगो वो आ लड़ाई जाती है। कई बार इतनी बढ़ जाती है कि फिर वो बस एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखते हैं, प्रेम तो बहुत दूर की बात है। तो उस चीज को मद्देनजर रख के अगर हम वो एक कम्युनिकेशन की बात करें, तो कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए कि वहां तक बात पहुंचे ही ना, वो ईगो लेवल तक बात पहुंचे ही ना। एक बात बताता हूँ, जो सबसे बड़ा है इमोशनल बैंक। इमोशनल बैंक ऐसा होता है ना कि यही जो चीजें हैं एक दूसरे को बांध के चलता है। हमें अगर पैसा अगर डालेंगे नहीं तो विड्रॉ कैसे करेंगे? लड़ाई वही करेगा जो प्यार करके इमोशनल बैंक में पैसा रखा हुआ है। आप विड्रॉ कैसे करोगे? ये भी एक एटीएम है। अगर मान लीजिए कि वाइफ बीमार पड़ी और हस्बैंड जी जान से उसका काम कर दिया, इसका ये मतलब है कि नहीं लड़ाई नहीं होगी, लेकिन इमोशनल बैंक में तो पैसा जमा है ना। जब हस्बैंड लड़ेगा वो वाला बात याद आ जाएगी ना कि हाँ इतना अभी कर रहे हैं गुस्सा, लेकिन उस समय तो उन्होंने इतना हेल्प किया था ना। यही सेम चीज दोनों पर लागू होती है, लोग ये नहीं करते ना। इस चीज को एक्चुअली याद क्या है, करो, जो भी चीज अच्छा गुजरा उसको याद करो, वो गुस्सा अपने आप हट जाएगा। इमोशनल बैंक जो है दोनों को शादी अभी क्या है बहुत मैच्योरिटी में हो रहा है, इमोशनल बैंक बनाने के लिए तैयार नहीं है। सब विड्रॉ में लगे हुए हैं, दे दो दे दो दे दो, और यही सबसे बड़ा फर्जाइल है। इमोशनल बैंक तो जमा करने दो, जब वो जमा होगा तो लड़ाई का कितना भी बड़ा आ जाए वो इमोशनल बैंक हमेशा यहां से इमोशन उसको ट्रांसफर होगा और फिर एक क्षण के लिए भी रुकेगा तो रोक लेगा कि अरे इससे तो अच्छा हो ही नहीं सकता है, उसको उसके अलावा कोई अच्छा है। यहां पर है ना लोग के मन में एक भ्रांति पड़ी हुई है। भ्रांति क्या है कि चेहरा खूबसूरत होना चाहिए, भ्रांति है कि हमें इंटीमेसी बहुत ज्यादा होनी चाहिए तभी रिलेशन चलेगा। नहीं, प्यार एक अलग अनुभूति है, उस अनुभूति को एक्सपीरियंस करने के लिए हमें पहले पैसा जमा करना। कई बार होता है हम ये बोले कि आज समोसा खाने का मन है, मैं उधर से लेके आ गया, ये एक वाइब्रेशनल चलती है। बोलते नहीं है, जब लेके आ जाते हैं। कोई भी चीज कई हम बार बोलते हमने नहीं मुंह से, उधर से वो लेके आ जाते हैं। तो तो बोलते हैं ये हम बोलने ही वाले थे, आपको तो बोले मैंने ले आया हूँ। तो बहुत बार हुए ऐसे बात, बहुत कुछ है जो मैं चाहती हूँ ये लेके आ जाते हैं, तो वाइब्रेशन काम करता है ना। हाँ, कि क्योंकि हम हम तो लोग एक छुपाते दूसरे हैं, को मैं इतना अच्छे यहाँ से हूँ, जानते हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी देर लगे, बोले नहीं आप 5 मिनट में घर आ रहे हैं, आप घर बेल भी नहीं बजता, बोले पापा दरवाजा खोल दो, पापा आ गए। मैं बोल देती हूँ, बोलते तुमको कैसे पता चलता है? बोले हमको पता लग जाता है, तो बताने की जरूरत नहीं होती, वाइब्रेशन की है। लोग यही पर, क्योंकि देखिए दिमाग में पहले देखे, हम एक बात माँ बाप पर भी उठाए थे ना, हमने यही कहा कि देखिए अगर माँ बाप के कोई चीज हमें खराब लग रही तो हमें उसको जीवन से हटाना चाहिए, ना कि अपने जीवन में लाना चाहिए। अगर हमें माँ बाप की कोई भी अच्छी बात अच्छी नहीं लग रही है ना, तो हमें चाहिए कि हम अपने लाइफ में कसम खा लें कि जो मम्मी पापा कर रहे हैं ये उनकी प्रॉब्लम है, हम अपने लाइफ में ये चीज नहीं होने देंगे, तो कभी भी प्रॉब्लम इतनी बढ़ेगी नहीं। लेकिन लोग क्या उसको गहन कर लेते हैं, मम्मी पापा के साथ हुआ मेरे साथ होगा। नहीं, हमारा सोच है कि जो चीज तुम्हें मम्मी माँ बाप में पसंद नहीं है अपने लाइफ से उसको डिलीट कर दो, कि ये चीज हमें पसंद नहीं, मैं अपने लाइफ में तो ये लाऊंगा नहीं। लड़का लड़की ये सोच लिया तो रिश्ता बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पहले से और तुम मेच्योर हो गए हो, मम्मी पापा को देखे मेच्योरिटी तुम्हारे अंदर ज्यादा आई है, तुम ज्यादा काम कर पाओगे और अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि तुमने देखा ये किए हैं तो गलती हुई है, ये किए तो गलती हो। हमें तो लाइफ में ये नहीं करना है, नहीं करेंगे तो गलतियां कम होगी ना। लेकिन लोग इस चीज को उल्टा ले लेते हैं कि मम्मी पापा के साथ हुआ तो मेरे साथ भी होगा, उसके साथ है तो उसके साथ होगा। नहीं, यहाँ गलत है लोग। जो चीज हमें लाइफ में नहीं चाहिए उसको पहले डिलीट मारो, जब डिलीट कर दोगे तुम्हारी लाइफ और अच्छा हो जाएगा। पहले हमने इधर से गंदगी हटा दिया, इधर से गंदगी, इतनी ही दूर है साफ, अब यहाँ इतना साफ चीज हम साफ को देखेंगे तो हमारी लाइफ में गलती नहीं होगी और आदमी कभी भी इस चीज को नहीं अति करेगा और बहुत अच्छी लाइफ चलेगी। हर जनरेशन की लाइफ अच्छी चलेगी, क्योंकि आगे वाले जनरेशन को तुमको नहीं पसंद है मत करो, अपने जनरेशन बनाओ। लेकिन जब तुम आगे का जनरेशन देखो उसको भी तुम्हारे में कुछ कमी नहीं, वो भी अपने आप को जब ऐसे से हम हटाते जाएंगे
तो कहीं तो हमारे लिए सिर्फ अच्छा अच्छा और अच्छा चीज दिखेगा, हम अच्छे चीज को देख पाएंगे ना। अगर अच्छाई राइट। को खाली देखोगे तो हर माँ बाप के अंदर बुराई भी है और अच्छाई भी है। चाहे मैं रहूं, चाहे मेरे माँ बाप रहे, चाहे उनके माँ बाप रहे, कोई भी रहे, तो हर किसी में अच्छी चीज है। हमें लेनी क्या है हम पे डिपेंड करता है, हमको अच्छा लेना है या बुरा लेना है, ये हम पर डिपेंड करता है। हमें नहीं यस, पसंद है, हम वो चीज नहीं अपनाएंगे। जो अच्छा चीज हम अपना लिए, जो बुरा है हम नहीं लाए लाइफ में, आज खुश हूं। बिल्कुल। हर लाइफ कोई यही लाइफ तो करेगा, ड्युअलिटी है, अगर अच्छा है तो बुरा भी है, बुरा है तो अच्छा भी है। पर तो हर दोनों को इंसान के एक्सेप्ट अंदर करना होती भी है। बहुत जरूरी है। यू आर सो कोई भी राइट। इंसान कर दे मैं परफेक्ट हूं, नहीं। तुम परफेक्ट हो, नहीं। अरे कहीं तो कमी है हम लोग में, दोनों मिल जाएंगे तो पूरा कर लेंगे। थोड़ा तुम में है, थोड़ा मिल है, 50% तुम्हारा है, 50% मेरा है। अलग अलग रहेंगे तो 50 50-50 रहेंगे, लेकिन दोनों मिल जाएंगे तो 100 हो जाएंगे और जीत जाएंगे। बिल्कुल सही बात। यही उत्तम बात। सर, ये अगला सवाल ना मेरा आपसे है। जब एक लड़की ना शादी होकर आती है लड़के के घर पर, तो लड़के का कितना बड़ा रोल होता है इस चीज में कि उस लड़की को उस घर में कंफर्टेबल फील कराए, लव्ड फील कराए, वांटेड फील कराए, अप्रिशिएटेड फील कराए। क्योंकि कई बार आजकल ना ये होता है कि लड़कियां जब शादी होकर आती है तो उनको लगता है अरे मेरी तो इज्जत नहीं है इस घर में, मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, और आधे झगड़े तो इसी चीज के ऊपर होते हैं। आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है कि जैसे मैं याद आज भी करता हूँ कि जब विदा करके लेके आ रहा था तो उसने अपना हाथ दे के, वो एक मोमेंट की हमने हाथ पकड़ा है और ले जाने के लिए, ये ट्रस्ट जो बना है उस ट्रस्ट पर खड़ा उतरने की जिम्मेवारी मेल की होती है कि ट्रस्ट को बनाए रखे। अब वो ट्रस्ट बनाने के लिए मैं पहले ही बोला कि ये एक समय होता है, लड़की के लिए भी बहुत बड़ी चैलेंजिंग होती है, कि स्टार्ट में एक तरह से सामाजिक परिवेश, एक नए समाज प्रवेश करना है और वहां के नए डिसिप्लिन को अडॉप्ट करना है, जो कि उसके लिए भी आगे चल के फायदेमंद है। समाज तो तभी चलता है, अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो समाज चलेगा नहीं। अगर है ना, नए परिवेश का एक अलग डिसिप्लिन होता है, उस परिवेश में अगर तोड़ दिया जाए, कोई भी कंट्री हो बिना डिसिप्लिन के तो कंट्री भी नहीं चलेगा। और वो एक समाज तो वो फैमिली तो वो यूनिट है। तो लड़के का है कि इस समय वो सामंजस्य स्थापित करने के लिए सही ढंग से काम करना, यहाँ मैच्योरिटी का बात आता है। और ये यही बात मैं जो महसूस किया हुआ हूं और जो एक्सपेरिमेंट करा रहा हूं, मजेदार मजेदार एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट ओरिएंटेड हो रहा है कि कहां पर लड़के का रोल ज्यादा, क्या हो रहा है कि खुद को, यहां पर जो चीजें आ रही है, खुद को समझ नहीं पा रहा है तो दूसरे को क्या समझेगा। कहां पर है ना, खुद को लेट गो नहीं कर रहा, आदमी खुद को ही माफ नहीं कर रहा है तो दूसरे को क्या माफ कैसे करेगा। ये सारी चीजें यहाँ पर आती है और लड़की की बारी आती है तो डेफिनेटली आई है तो एक बहुत बड़े परिवेश को छोड़कर एक विश्वास, ट्रस्ट, और वो ट्रस्ट का हम पहला बात है कि ट्रस्ट है कि उसको भरोसा दिला देना कि मैं तुम्हारे लिए बहुत अहम हूं और हमेशा रहूंगा। अगर आई हो तो ये शॉर्ट पीरियड नहीं, लाइफ लॉन्ग के लिए। हम इस दुनिया से उस दुनिया में जो जाने के सफर में तुम्हारी एक अहम रोल है। ये ट्रस्ट हर लड़की को बहुत अच्छा लगता है, चाहे कोई भी हो। अगर ये ट्रस्ट है ना कि उसको दिला दिया जाए, और यही ट्रस्ट है कि वो बड़े से बड़े प्रॉब्लम को फेस कर जाती है और वो खुद में ढाल बन के तैयार रहती है। तो यहां पर सबसे बड़ा मिसिंग हो जाता है कि अगर हम ट्रस्ट ब्रेक करके आगे भाग जाते हैं। देखिए, दोनों आए हैं, दोनों अलग परिवेश से है, डिफरेंसेस होंगे, इसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि वो अगर वो मेरे जैसा है तो भी हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, वो डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्यों है कि जो हमारे में लैकिंग है हमने ही अट्रैक्ट किया है और वो चीजें उसके अंदर है। आज कई बार हम देखते हैं, अपने अंदर पास्ट में जाते हैं, देखते हैं कि अगर मैं सालनी मेरे लाइफ में आई तो उसको अट्रैक्ट कौन किया, तो हम फील करते हैं कि आई एम द पर्सन। मैंने है ना, अगर उस समय उस चीजों को एनालाइज करता हूं कि मैंने ही अट्रैक्ट किया। अब जब मैं अट्रैक्ट किया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम आज अट्रैक्ट कर लिया फिर कल भाग रहे हैं, ये है ना, यहीं पर तो है ना, फिर ट्रस्ट खत्म हो गया। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना,
तो हम जहां भी ट्रस्ट खुद पर नहीं है वो दूसरे पर भी ट्रस्ट नहीं करेगा। खुद को बिल्डअप करना उस पॉइंट पर, और फिर जब बात आती है कि कहां पर कौन सा चीजें हैं, यहां पर एक माँ का रोल अलग होता है। अब तो वो रोल भी खत्म रहा, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन का कारण रहा है पीछे का, कि हम, मेरी मदर प्रिंसिपल ऑफ वुमेन्स कॉलेज रही, तो बहुत सारी चीजें कि वो मदर एक प्रेशराइज थे, लड़का और लड़की दोनों कंबाइंड रहता। ठीक है, उस पर है जहां पर अगर लड़का दाएं बाएं करता था, मेरे खुद एक ऐसा फैमिली की बात आई कि शादी होके आ गया और लड़का दूसरे तरफ इधर उधर घूम रहा है। माँ ने डंडा उठाया, कहा कि तेरे को इसी से शादी कराए, यही मेरी बहू रहेगी, और इधर उधर गया तो मैं तेरा टांग तोड़ दूंगा। दिस इज द रियलिटी, दिस इज द पावर। वो कमजोर नहीं करती है, मजबूत बनाती है सिस्टम में कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन चले। अब ये चीजें अगर आप सोचो कि हट गया, आज कौन बोलता है? लड़की कहती है कि, लड़का कहेगा कि ठीक है मैं नहीं रहूंगा, लड़की के पास वो पावर नहीं है, वो सरेंडर कर देते, ठीक है नहीं रहना है। अभी उसकी मां रहेगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बहू को एक बात बोलने के लिए कि मैं अलग रहूं? ये पावर मदर देती है। मदर उसको एक नहीं, इकोनॉमिकल पावर देती है। कहती है लड़के की मां, ये संपत्ति तुमको, ठीक है तुम इस सिस्टम में आओ, किसको देके जाती है? बहू को देके जाती है। उत्तराधिकारी बहू बनती है। आज कोई भी हो, आज देख लीजिए, अब मुकेश अंबानी का ही देख लीजिए, बहू को लेके आया है सारा उत्तराधिकारी, उसके फादर ने दिए। इससे बड़े से इंपायर की बात कर रहा हूं। तो वो चीजें, और वो क्या है कि सिस्टम में एक एडॉप्टेशन नहीं हो और उसके साथ नहीं चले, तो समाज एक दूसरे के फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं है। तो इसी चीज को अगर बढ़िया से समझे कि कुछ चीजें हमें डिसिप्लिन के अंदर आना है, रिवोल्ट नहीं करना है, वो हमारे फायदे के लिए, तो मजाल है कि कोई रिश्ता टूट जाए। माँ को अगर पावर है ना, माँ के पास बहुत पावर होता है, बेटा को है ना, कभी भी नहीं चाहेगी कि इससे शादी कर दिया और दूसरा बहू लेके आ जाए। कोई भी माँ नहीं चाहेगी, और ये यहां की नहीं, पूरे वर्ल्ड में कोई भी माँ नहीं चाहेगी। लेकिन उसको पावर कौन देगा? किस चीजों को? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कौन सिखाएगा? और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी कल्चर गलत, जाओ ना ससुराल में सब सीख जाओ। व्हाट्सएप पर इस ससुराल के प्रति तो हम पहले ही उसको एंटागोनिस्टिक बना दिए हैं। वो ससुराल जा रही है या जेल जा रही है, और एंकर करके आई हुई है, जरा सा कोई बात हुआ तो पंगा पड़ गया। मैंने अभी ऐसा बढ़िया एक्सपेरिमेंट कराया हूं, तो हुआ एक फैमिली में कि उसकी मदर इन लॉ के साथ इतना प्रेममय संबंध रहा, और बेटा और मां में कई बार लड़ाई हुई। हमके बीच में पड़ना ही नहीं, तुम साइलेंट मोड में रहो, उसको लड़ने दो, और कोई बोले किसी के बीच में पड़ो ही नहीं। और एक्चुअलिटी वही हुआ। और क्या हुआ, रिलेशन उसकी मदर इन लॉ के साथ इतना है ना, दोनों इतना इमोटेड हो गए, इतना अच्छा हो गया कि एक दूसरे से छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो क्या है, एक सोच है। मैं कहा कोई भी इंसान गलत नहीं है, उसके पैटर्न उसको कहां अटका के रखा है। अब उसको एक्सेप्ट करे या भागते रहे, ये उसके ऊपर है। जिंदगी में जितना भाग रहा है भाग ले, अंत में तो ये शरीर छोड़ के ही जाना है। या उसको एक्सेप्ट करके अपनी एक ऊर्जा को बनाए और वहां पर उसको देखे, खुद को ठीक होना, उसके बाद आगे का डिसीजन अपने आप परमात्मा खोलते। भाई भगवान है, वही चला रहे हैं, कोई बोले चाहे नहीं बोले। अगर नहीं है तो सांस, ये आइंस्टीन भी बोला है, ये सांस लेना भी चमत्कार है, देख रहे वो चमत्कार है। दुनिया में जितनी भी चीजें चमत्कार है, तो हमारे लाइफ में कई चमत्कार घटे हुए, खुद मेरे चमत्कारों से भरा हुआ है। और एक बात है ना कि वाइफ, अब मैंने देखा, आप देखो कि पशु पक्षी में भी देखो, पक्षी में सबसे ज्यादा देखो, एक के साथ जब घूमता है पक्षी, आप देखो मेरे पास ऊल था, वो हमेशा उसी के साथ आते रहते, कोई दूसरे के साथ नहीं। किसने सिखाया? यह परमात्मा है। कबूतर में देखे, कबूतर वही है, दोनों एक ही पेयर का, कई ऐसे है एग्जाम्पल है। तो कुछ तो परमात्मा का इंडिकेशन, हम परमात्मा का नियम तोड़ के कुछ नहीं हो सकते। प्रकृति के नियम को तोड़ के उस चीज को समझने की जरूरत है, फिर
ट्रस्ट बिल्डिंग और इमोशनल बिल्डिंग अगर हम जितना ज्यादा रखेंगे उतना ही स्ट्रांग रहेगा कि रात से डरने की बात नहीं पड़ेगी, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो चीजें अंतर आ जाएगा। अच्छा, आजकल ना एक और काफी प्रोमिनेंट रिलेशनशिप इशू आ रहा है, जो पहले भी था, पहले इतना उसके बारे में बोला नहीं जाता था, लेकिन आजकल काफी खुल के लोग बोलने लग गए हैं उसके बारे में, और वो है एक इंटीमेसी रिलेशन इशू। होता क्या है कि आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ मैरिज, स्पेशली बच्चे होने के बाद, जो मतलब मेरे मेंटोर बोलते हैं कि एक फीमेल होती है ना, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाता है अपने बच्चों के साथ, राइट? तो वो अपने हस्बैंड को उतना टाइम नहीं देती है, और हस्बैंड को चाहिए होता है फिजिकल इंटीमेसी, और जो वाइफ है वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा बच्चों के साथ बिजी होती है कि वो फिजिकल इंटीमेसी उस हस्बैंड को नहीं दे पाती है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके बीच में वो डिस्टेंस बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करना चाहिए दोनों की तरफ से, कपल में मेल और फीमेल दोनों की तरफ से उस चीज़ को कैसे हैंडल करना चाहिए? देखिए, फिजिकल इंटीमेसी एक्चुअली शादी का बेस ही है। इंटीमेसी आधार ही वहां से होता है, तो वो एक बहुत स्ट्रांग आधार है। लेकिन इंटीमेसी जो है, फिजिकल इंटीमेसी, उसको डेप्थ में समझने की जरूरत है। एक्चुअली क्या है कि एनर्जी का जो लेवल है, ये जरूरी नहीं है कि वहां तक इंटरकोर्स तक ही जाए। ये एक साइको इफेक्ट है। क्या है कि एक दूसरे का बैठ के बात सुनना और एक दूसरे का हाथ पकड़ना, ये भी फिजिकल इंटीमेसी का पार्ट है और बहुत स्ट्रांग पार्ट है। लेकिन क्या होता है, इसमें दोनों की बात है, खाली लेडीज की भी बात है, जेंट्स की। थका हुआ आया, बात, एक कप चाय भी बढ़िया से नहीं पिया, चाहे अपने चला गया, तो ये जो इंटीमेसी कहां से डेवलप हुआ? बैठ के कम से कम, है ना, इसमें कौन सा जड़ा है, बैठ के बढ़िया से, है ना, बात करें। ये ठीक है, डिजायर है, कोई गलत डिजायर नहीं है, चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो, ये डिजायर है क्योंकि परमात्मा ने दिया है। लेकिन यही कारण है, अलग होने का नहीं है। कारण क्या है कि अपने अंदर जो बोरोड वैल्यू इतना रखा हुआ है ना, फिर इंटीमेसी के अंदर आएगा ही। जो बोरोड वैल्यू लेके, चाहे लड़का हो या लड़की हो, छोटी छोटी बात इसीलिए बोले कि लड़ना भी जरूरी है, एग्जर्ट करना, अपने आप इंटीमेसी बन जाता है। हमने बोला था कि जब इस चीज के, कोई भी चीज का एक्सट्रीम का दूसरा एंड क्या है, अगर कोई आदमी लव ही कर रहा है, लव कितना, एक लव का एक्सट्रीम एंड क्या है, फिर वहां से हेट स्टार्ट होगा। ड्यूलिटी तो है, कोई ना कोई गलती नजर आएगी। 24 घंटा कोई प्यार नहीं कर सकता है। जब 24 घंटा में जब प्यार नहीं कर सकता है, तो फिर तो इंटीमेसी को इन डेप्थ में समझने की जरूरत है कि इंटीमेसी है क्या। क्या वास्तव में एक सेक्सुअल इंटीमेसी ही इसको हम मानेंगे, या उससे बियॉन्ड इंटीमेसी? इंटीमेसी हर समय इंटीमेट रहे, हर समय एक दूसरे से टच का अनुभव, फोर प्ले आता है, टच का अनुभव, हर चीजें। ये जरूरी है आप हाथ टच करके प्रेम महसूस कर सकते हो? मेन तो प्रेम को उत्पत्ति करना है ना, उससे आगे जाने का मन, उससे आगे जा सकते हो। लेकिन अगर यहीं पर आपका ब्लॉकेज है, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? एक कप चाय पीने के लिए बैठने के लिए तैयार नहीं हो, एक दूसरे को देखने के लिए तैयार नहीं हो, और सीधे आप वहां पर सोच रहे हो। लेडीज में थोड़ा डिले स्टार्ट होता है और जेंट्स में बहुत स्टेंट होता है। लेकिन हम एक बाहर बाजार में नहीं है, ये घर है, यहाँ प्रेम से सारा चीज उत्पन्न होगा, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। और उस इंटीमेसी को समझने के लिए प्रेम को पहले, और वो कहीं नहीं जाता है, दोनों, अगर एक का मन है तो दूसरा ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। लेकिन ये जब अगर हिंड्रेंस है कि हमें केवल अपनी ईगो सेटिस्फाई करना है, चाहे उस चीज के लिए वर्क करना है जो मेल में ज्यादा होता है, तो फिर रिलेशनशिप में दरार पड़ जाता है। एक लेडीज के मन में आता है कि ये केवल अपने लिए ही जी रहे, जेंट्स के लिए आ जाता है कि ये केवल बच्चे में हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। ये दोनों में है। अगर दोनों में है, ये हमारा पहला प्रायोरिटी है कि बैठ के आराम से एक दूसरे को, आप बढ़िया से एक दूसरे को देख लेंगे ना, एक दूसरे को, तो खुद ब खुद टीयर्स, प्रेम की प्रकाष्ठा आ जाती है। रियल में इंटीमेसी भी एक प्रेम की प्रकाष्ठा पर ली जाता है। जो कहता है ना कि जहां स्पिरिचुअलिज्म का जन्म होता है, तभी तो इतनी बड़ी
जनरेशन निर्माण होता है। लेकिन कब? उस प्रेम की पराकाष्ठा का जो चीजें हैं वो तब कि हम एक दूसरे को रियल सेंस में आगे बढ़े। एक दूसरे से खाली है ना, एक दूसरे में लिपटना, कई तरह का लिपटना होता है। आप वो चीजें, ये एक एनर्जी का ट्रांसफर होता है जो बैलेंस करता है। जो अकेले कोई है, मेल हो या फीमेल हो, वो बहुत ही इगोइस्ट, रूड और इंटॉलरेबल हो जाता है, क्योंकि एनर्जी बैलेंस नहीं हुआ। परमात्मा इसीलिए दोनों की एनर्जी बैलेंस करने के लिए हस्बैंड वाइफ इसीलिए लाए, और यह उन्होंने बनाया और पूरे सिस्टम को वो बनाया और इतनी बड़ी पावर दिए उत्पत्ति का। ये जो आध्यात्मिक पावर है, इसको है ना कि अब बात आता है कि केवल क्या हम इंटीमेसी करके या उसके बाद भूल गए इसको हम इंटीमेट कहेंगे, या उस चीज का अनुभव, वो आत्मा की अनुभव है। उस समय भी एक आत्मा की अलग अनुभव होता है अगर इन डेप्थ में जाए। वो अनुभूति ही परमात्मा से जोड़ने का तरीका है। वो बहुत तरीका से, अगर बैठे हैं प्रेम से भी बैठे हैं, एक दूसरे के आंख में पूरे अपने आप आंख से आंसू निकलने लगता है, क्योंकि गॉड बहुत इतना भी नजदीक जाने के बाद दूर से भी इंटीमेसी आ जाता है। वो चीजें कि हमारा है, और यही कारण है कि यही इंटीमेसी, देखिए सावित्री ने सत्यवान को जीवित कर दिया था। ये इंटीमेसी का पार्ट है, ये परमात्मा की शक्ति उतरती है। उसको समझना है कि ये परमात्मा, मैंने है ना बहुत अर्ली एज में पढ़ रहे थे कि उसमें बौद्ध भगवान जा रहे थे, तो एक हस्बैंड वाइफ बहुत ही इंटीमेट छाता लेके जा रहा था उस समय। तो उसके बाद ना उसको देख के बोले ये थोड़ा सा अपने आप को चेंज करेगा तो सबसे पहले परमात्मा को पाएगा। ये इंटीमेसी, ये थोड़ा सा बदलाव, और वो जब प्रकाष्ठा आता है, एक्चुअली हम लोग क्या है, अल्टीमेट तो लव ही चाह रहे हैं ना, और सेटिस्फैक्शन चाह रहे हैं, फॉर नॉट 5 मिनट, हाफ एन आवर, बट ए परमानेंट। तो ये जो चीजों को अगर हम सही ढंग से समझेंगे ना, तो स्पिरिचुअलिज्म, वो जो आनंद है, वो आनंद का समय काफी लंबा तक है। एक दूसरे से, इसीलिए एक दूसरे से दूर जाने का मन नहीं, हर समय नजदीक, कोई ना कोई बात से एक दूसरे को टीज करने का, ये क्या है, एक दूसरे को है ना कोई ना कोई बात से एक्साइट करने का, ये सब इंटीमेसी का पार्ट है कि हम कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। इंटीमेसी, इंटरेक्ट एवरी टाइम। हाँ, अब यहां पर अगर हम बीच में कोई चीजें आ जाती है, दीवार आ जाती है अपनी बनाई हुई, तो आप कोई भी चीजें ये फर्क नहीं करेगा। लेकिन क्या इससे लूज हुआ? अंदर का प्रेम जो चाह रहा है। परमात्मा ऐसे नहीं है कि हम चले गए, बैठ गए मंदिर में और भगवान हमको वहां भी इंटीमेसी, एक अंदर की आंतरिक जुड़ाव, वो मॉडल है। वो मॉडल को अपने अंदर देख के अवतारना। इसीलिए तो मेरी टैग लाइन ही है, गॉड इज विथ मी, विद इन मी, अराउंड। परमात्मा हर समय, और ये मैंने ऐसे नहीं बोला हूं, बहुत गहन रिसर्च के बाद बोला कि परमात्मा है ना, पूरी साइंस को निचोड़ने के बाद बोला, बड़े बड़े साइंटिस्ट की बात सुनने के बाद बोला, बड़े बड़े महर्षि की बात सुनने के बाद बोला, बड़े बड़े जितने बौद्ध भगवान हुए, चाहे इन लोगों की लिटरेचर पढ़ने के बाद बोला। कहीं नहीं है, यही है। इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि, और यही चीजें है कि इंटीमेसी तक ले जाता है, दूरियां नहीं बल्कि रियल प्रेम। शालिनी मैम, आपका क्या टेक है इस चीज पे? जब आपके बच्चे हुए थे तो उस टाइम पे आई एम श्योर आपका भी थोड़ा टाइम के लिए ध्यान गया होगा बच्चों की तरफ, ज्यादा सर की तरफ थोड़ा कम होगा उस टाइम पर। तो एक कुछ प्रैक्टिकल टिप्स आप बता सकती हैं आज की जनरेशन को कि जब बच्चे होते हैं तो उस टाइम पे वो बैलेंस कैसे बना के रखे बच्चों के बीच में और हस्बैंड के बीच में, ताकि रिलेशनशिप खूबसूरत बना रहे? देखिए नेचुरल है, जब माँ बनेगी तो सबसे पहला प्रायोरिटी बच्चा हो जाता है लेडीज के लिए। तो इस बात को हस्बैंड को भी समझना चाहिए कि अभी तक मेरे साथ थी, लेकिन अब हम दोनों मिलके तीसरे को लाए हैं, तो हम दोनों की जिम्मेवारी है इसके प्रति, सिर्फ माँ की जिम्मेवारी तो है नहीं। अगर हम दोनों मिले हैं तो आया ये संतान, तो हम दोनों की जिम्मेवारी है कि पहले इसका देखभाल करें।
तो अब दोनों का विचार एक होगा कि नहीं कोई बात नहीं, कुछ दिन के बाद ही सही, पहले हम बच्चा लाए उसका केयर कर ले। और दोनों मिलकर अगर बच्चे का केयर करेगा तो कम से कम एक दूसरे का सपोर्ट तो रहेगा, एक दूसरे में प्यार ज्यादा पनपेगा। सेक्स सारा चीज कर देने से पेट नहीं, कभी भी मन शांत नहीं होगा। सेक्स कर लो 2 मिनट में दिमाग खत्म। लेकिन जो प्यार की चीज है वो इसी से आएगी, एक दूसरे से जुड़ोगे एक दूसरे के लिए प्यार का भावना उत्पन्न करेगा। चलो अब ये ऑफिस जाते थे, मैं सारा समय काम, जैसे ही ऑफिस आते थे इनको मैंने सुला के बच्चे को दे देना, आप लेके सो जाओ, मैं तब तक सारा काम कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। मैं ऐसे करती थी। तो क्या हुआ कि इनको भी लगे कि मैं थका आता हूँ, चलो बच्चा को सुला के मेरे पास दे देती है। लेकिन जिस समय ये रहे मैं परेशान हूँ, कहते यार तो तुम थोड़ा देर सो जाओ, मैं बच्चा को पकड़ के रखता हूँ, मेरे को अभी ऑफिस जाने में देरी है। तो क्या हुआ, एक दूसरे, ये भी एक प्यार है, इसको लोग समझ नहीं पाता है। सिर्फ शारीरिक संबंध बनाना प्यार नहीं, मैं तो नहीं मानती इसको प्यार है। प्यार वो चीज है जो फीलिंग अंदर से एक दूसरे के लिए भावना है कि हमारे लिए केयरफुल है। और बच्चे लाए तो हम दोनों की जिम्मेवारी है, कहीं नहीं भागा जा रहा है हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, कहीं नहीं, कोई नहीं छीनने वाला है ये। लेकिन सबसे बड़ा चीज है फेथ, एक दूसरे पर विश्वास रखो कि हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए हो, ना तुम कहीं जाओगे ना हम कहीं जाएंगे। ये लोग का सोचना कि अगर बच्चा हो गया तो हस्बैंड कहीं चला जाएगा या वाइफ कहीं चली जाएगी, कहीं नहीं कोई जाता। सोच पर डिपेंड करता है कि हमारी सोच कितनी कैसी होनी चाहिए। भाई हम दोनों लाए, हम दोनों की जिम्मेवारी है। और जैसे मैं सुबह बच्चे को तैयार कर जल्दी खिला देते थे बच्चे को, तो क्या हुआ, हम दोनों मिलके पाले ना बच्चे को, अकेले मैं चाहती तो होता नहीं होता। तो जब ये भावना के साथ अगर तो कपल दोनों एक दूसरे के बच्चे को पालेंगे तो किसी को कमी नहीं महसूस होगी कि वाइफ मेरा ध्यान नहीं रख रही है, हस्बैंड मेरा ध्यान नहीं रख रहा है। इक्वल हो जाएंगे दोनों। और जिस समय आपको लगे कि बच्चा आराम से सो रहा है, निश्चिंत है, अपना भी लाइफ आप जी सकते हो आराम से, कोई आपको कहाँ रोका है। लेकिन आप हर समय सोचोगे कि नहीं, मन में भावना ले आओगे वाइफ तो मेरा ध्यान ही नहीं दे रही है, उसको तो बच्चा ही सब कुछ है, हमको ख्याल नहीं रख रही है, तो यहाँ गलत है। और हस्बैंड में बहुत ज्यादा ही चीज पनप जाता है जल्दी, क्योंकि वो अपना प्यार बांटते हुए नहीं देख सकता है। हस्बैंड की ये बहुत बड़ी कमजोरी होती है, अपना प्यार नहीं बांटते सकता, उसको मेरा है हम ही को खाली मिले, ऐसा नहीं होगा। अगर वो माँ बनी है तो उसकी जिम्मेदारी उसके पर, जिसको हम इस संसार में लाए, मेरी जिम्मेदारी आपके साथ साथ उनकी भी है। जब आप अकेले थे मैंने आपका सारा समय आपको दिया, लेकिन जब बच्चा हो गया तो हमारी प्रायोरिटी वो भी है, उसकी भी देखभाल करनी है। लेकिन अगर दोनों मिलकर इस चीज को करेगा तो कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। सबसे पहले एक दूसरे पर विश्वास रखना सीखो। लोग की सबसे कमी है कि विश्वास ही नहीं एक दूसरे पर, डर लगा रहता अगर मेरे साथ ऐसा तो हस्बैंड कहीं तो नहीं चला जाएगा, अगर है तो वाइफ तो किसी और के साथ है, मैं अगर काम पे बाहर जा रहा हूँ वाइफ किसी और के साथ तो नहीं चले, क्यों चली जाएगी। विश्वास क्रिएट करो अपने दोनों अंदर, दोनों एक दूसरे के प्रति इतना विश्वास रखो कि सामने लड़की नंगी भी खड़ी जाएगी तब कहते हैं मेरा हस्बैंड कुछ नहीं कर सकता है। इतना विश्वास होना चाहिए। अगर कोई लड़का हस्बैंड वाइफ को मेरा हक भी कर लिया तो ये विश्वास होना चाहिए मेरी वाइफ, चलो हक कर लिया लेकिन कोई बात नहीं मेरी वाइफ उधर नहीं जाएगी, इतनी विश्वास होनी चाहिए। लोग आज विश्वास नहीं कर पाते, और सबसे बड़ी कमी है। विश्वास करके तो देखो एक दूसरे पर, लाइफ बहुत स्मूथफुली चली और रिलेशनशिप बहुत मजबूत होगा। बच्चा आने पर रिलेशनशिप टूटता नहीं है, एक दूसरे का बॉन्डिंग और बढ़ जाती है बच्चे आने से। दोनों को मिलाओ तो उसकी जिम्मेवारी भी समझाओ कि तुम्हारी भी जिम्मेवारी है, हम दोनों मिलके लाए, तुम्हारी जिम्मेवारी है तो हमारी भी जिम्मेवारी, जितना तुम्हारा उतना मेरा है। हम दोनों मिलके इस वृक्ष को लगाए, पेड़ पौधा को लगाए। अब वृक्ष बनाना तुम दोनों का काम है ना, अकेले ना हम कर सकते ना तुम कर सकती हो। हम दोनों मिलके उसको पालेंगे, बड़ा करेंगे। और आज हमारी 33 साल की शादी ऐसे नहीं चल रही है, लड़ाई होती है, बहुत लड़ाई होती है हमारी में, लेकिन फिर भी यहाँ पर हूं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी चीज है विश्वास, और सबसे बड़ा है कि हम दोनों बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। खुलेआम में कहती हूँ, आज ये सब लोग देखेंगे, ये जितनी भी लड़ाई कर लूं लेकिन एक दूसरे से एक मिनट भी अलग नहीं रह सकते। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, जितना भी हो जाए, लेकिन एक दूसरे से साथ रहेंगे, अलग नहीं रह सकते हम। यही प्रॉब्लम है हमारी सबसे बड़ी, और यही सबसे बड़ा, आप सोचिए कि सबसे बड़ा पावर भी हमारा। किसमें नहीं होता लड़ाई झगड़ा, सब में होता है। लेकिन ये जो कहना गलत है कि बच्चा आएगा तो मैं किसी और के पास चला जाऊंगा, जब वाइफ हस्बैंड किसी, ये गलत है सोच। अगर उसकी जिम्मेवारी, देखिए लड़का को पता नहीं होता है, लेकिन उसकी जिम्मेवारी लड़की को समझाना पड़ता है कि थोड़ा तुम देखो, थोड़ा मैं देखूंगी, तुम दोनों का है, हम दोनों मिलके पालेंगे और बहुत आराम से हम लोग इसको पाल सकते हैं और बहुत अच्छा लाइफ लीड कर सकता है। ये हम लोग बहुत अच्छे सब मिलके बहुत प्यारा सा एक फ्लावर उगाए, उसको गोद में लेके रखेंगे, हमेशा उससे खुश रहेंगे। ये नहीं कि तुम इधर जा तुम इधर जा, नहीं। रिलेशनशिप ही होनी चाहिए, शारीरिक संबंध ही सारा कुछ नहीं होता। मैं नहीं मानती इस बात को, हमारा विचार कुछ एकदम डिफरेंट है।
बैठो, 2 मिनट बैठो, एक दूसरे से बात करो। कभी वाइफ तकलीफ में तुम उसको अपना कंधा दो, जब हस्बैंड में दर्द में तो तुम उसको अपना कंधा दो। रिलेशनशिप ऐसे चलता है। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि वाइफ हर समय अच्छे मूड में 24 घंटा, मैं कहूँ 24 घंटा मेरी मूड अच्छी है, या हस्बैंड का मैं पूरा 24 घंटा बिल्कुल फिट हूं, ऐसा नहीं होता। 24 घंटा तो किसी चीज को भी कोई दे ही नहीं सकता। तो जब हम इस चीज को बांट लेंगे और मिल के चलेंगे तो कोई रिलेशनशिप कहीं नहीं टूटने वाला है। आपको भी समय दूंगी, मैं बच्चों को भी समय दूंगी। वही बोला ठीक है, थोड़ा बच्चों को भी देता हूँ, थोड़ा तुम्हें भी समय देता हूँ। मैं भी काम करके आता हूँ, मैं भी परेशान रहता हूँ, थोड़ा सा तुम्हारा समय चाहिए, ठीक है। जिस समय हमको समय मिलेगा हम आपके पास भी आएंगे। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं आपकी ही हूँ। बच्चे आज छोटे हैं, आज मेरी जरूरत है उनको, कल वो बड़े हो जाएंगे, फिर तो मैं और आप ही हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग? कहीं नहीं जाएंगे। आज मेरे दोनों बच्चे अलग अलग हैं, जगह जगह पे हैं, लेकिन हम दोनों तो साथ में ही हैं। तो हर चीज समय के अनुसार चलता है। हर चीज का एक वक्त होता है। अगर उसको हम सही ढंग से अगर डील कर ले तो कभी भी लाइफ खराब नहीं होगी, कोई रिलेशनशिप नहीं टूटेगा, कोई कहीं नहीं जा रहा है। सबसे पहले विश्वास रखना सीखो एक दूसरे पर। इतना भरोसा दिलाओ दो एक दूसरे को, एक दूसरे पर इतना ट्रस्ट करो कि कुछ भी हो जाएगा, कहीं कोई नहीं जा रहा है, और रिलेशन यहाँ मजबूत पर रहेगी। वही बात आ गई ना, ट्रस्ट बैंक वाली। ट्रस्ट बैंक इतना तगड़ा रखो कि उस टाइम पे कुछ भी आपको हिला नहीं सकता है। कुछ हिलाने से, कितना भी चोट हो जाए, दर्द हो जाए, उस समय थोड़ा देर के लिए लगेगा, लेकिन जब याद करोगे कि अरे उस समय तो इन्होंने ही साथ दिया था ना मेरा, हाँ, तो क्या सारा गुस्सा ऐसे गायब हो जाता है इंसान का। बिल्कुल। उस समय भूल जाता है कि नहीं आज कुछ भी हो जाए, लेकिन नहीं, साथ तो यही देते हैं ना हमेशा, ध्यान मेरा यही रखते हैं ना, वाइफ ही तो मेरा इतना ख्याल रखती है। एक दूसरे का वैल्यू को समझोगे ना, कोई रिश्ता कहीं नहीं जाता। लोग बिल्कुल इसी को समझने के लिए तैयार नहीं है। मैम, एक ये चीज बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जो वुमेन मेन के बारे में हमेशा गलत सोचती हैं? कई बार होते हैं ना, हमारे मन में मिथ्स होती हैं, सुपरस्टिशंस होते हैं कि ये चीज तो ना, ये आदमी मतलब गलत ही होते हैं इस मामले में। ऐसी कौन सी चीज है? सबसे बड़ी चीज है कि लोग को लगता है कि हस्बैंड है ना, जेंट्स के, खास के हर हस्बैंड, इनको तो अपनी लाइफ से सारा चीज चाहिए, पहले अपने ही सारा कुछ चाहिए, दूसरे खुशी के बारे में सोचते ही नहीं है। ये सबसे बड़ी गलत भावना है। इस भावना से क्या अपने बिना जाने समझे अपने आप को लोग चोट पहुंचाता है। तुमने मौका दिया है जानने के लिए, तुमने समझने की कोशिश किया है कि तुमसे पहले वो हस्बैंड रखता है, किसके लिए कमाता है? फैमिली के लिए। अकेला तो कहीं भी जी ले, कहीं भी चल जाए, कहीं भी कुछ कर ले, किसके लिए काम कर रहा है? फैमिली के लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए। तो अगर फील करोगे ठीक है, ऐसी नहीं है। और हस्बैंड को भी चाहिए जिस समय भी तुम्हें वक्त मिले, बाहर से आते हो तो सब कुछ छोड़ के पहले वाइफ के पास बैठो, कि हाँ से पूछो कि हाँ सारा दिन तुमने क्या तुमको कोई दिक्कत आई, कहीं हमारी जरूरत महसूस हुई, या हमसे कुछ और चाहिए, पहले आधा घंटा उससे बात कर लो। फिर पूरा दिन लगे रहो कहीं पर भी, कोई नहीं बोलेगा आपको। पहले समझने की, क्योंकि वाइफ भी अकेले अगर घर में है, थकी आई है, चाहे वो ऑफिस भी जा रही है, थकी आई है, 2 मिनट एक दूसरे से बात पूछो कि भाई ऑफिस का दिन, तुम्हारा दिन कैसा गया, तुम्हारा समय आज का सारा सब कुछ अच्छा रहा, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। आधा घंटा पहले टाइम दो, उसके बाद अपने अपने लाइफ में व्यस्त हो जाओ, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि फील होगा कि भाई मेरे हस्बैंड को मेरी चिंता है, आते के साथ पहले मेरे बारे में पूछे हैं। और हस्बैंड को भी लगा करे मैं थका है, वाइफ को पहले मेरी चिंता है, मेरे बारे में पूछ रहे कि आज ऑफिस का दिन का। मैं रोज उत्तम जी से पूछती थी आज ऑफिस कैसे गया आपका, बताइए ऑफिस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ऑफिस की हर बात उत्तम जी हमसे करते हैं कि हाँ आज ये प्रॉब्लम आई है। ऑफिस का कोई ऐसा बात नहीं जो मैं नहीं जानती हूँ उत्तम जी का, क्योंकि आके उन्होंने मेरे को बताना है ना कि आज ये ऑफिस में ये प्रॉब्लम है, आज ऐसे किया, आज वैसे किया, सब कुछ डिटेल से मैं पेशेंटली सुनती हूँ। तो आज क्या हुआ, भरोसा हुआ कि हम इसको बोलेंगे। प्रॉब्लम बहुत सी आई, भगवान ने इसको रिजॉल्व कर दिया, मेरे तक देते, मैं परमात्मा तक देती थी, रिजॉल्व होते चला गया, पता भी नहीं चला। प्रॉब्लम लाइफ में बहुत आई, हमने बहुत प्रॉब्लम झेला है, ऐसा बात नहीं है कि आज लाइफ में यहाँ पर अचानक से खड़ी हूँ। बहुत जीरो लेवल से यहाँ तक आई हूं मैं। अब मुझे ये बोलने में कोई एतराज नहीं है कि सबकी लाइफ शुरू में जर्नी में तकलीफ होती है, परेशानी होती है, लेकिन हम उसको निकल के और आगे कैसे आगे बढ़े इस पर विचार करना चाहिए, ना तो लड़ाई झगड़ा में या एक दूसरे से खींचातानी में। ऐसा नहीं करना चाहिए, तब कभी भी लाइफ स्मूथफुली नहीं चलेगी। लाइफ को जीने का अगर सही तरीका, जितने दिन जिंदगी दिया है भगवान, बड़ा प्यार से जियो। एहसास ये छोड़ के जाओ सामने वाला को कि कभी भी वो अकेला होकर भी अकेलापन महसूस ना करे, उसकी यादें उसके साथ हमेशा ताजी रहे, कि उस याद के सहारे वो बाकी जिंदगी गुजार दे। ये लाइफ दे के जानी चाहिए, हमारा ये मानना है। कितनी खूबसूरत बात बोली आपने उत्तम जी। अब आप भी बताइए कि मेन के माइंड में ऐसी कौन सी चीज होती है, कौन सी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है अबाउट वुमेन, कि वुमेन ये चीज तो गलत ही करती है हमेशा।
एक्चुअली है ना, जो एक कॉमन फैक्टर है, वुमेन हमेशा अटेंशन चाहती है मेन का, और वो अटेंशन इन फॉर्म ऑफ अप्रिसिएशन। अब है ना कि ये बात है ना कि वो अप्रिसिएशन जो है, मान लीजिए आज कर दिए, 2 बार 3 बार 5 बार भी कर दिए और कल नहीं किए, तो कंपनसेट होता है नहीं, जीरो हो वो जाता है। कंपनसेट फिर तो जीरो उसको रोज चाहिए, नहीं तो वो जीरो हो जाता है। चाहे एक दिन में 10 दे दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रोज अगर एक भी दिए तो चलेगा। ये है ना कि जनरल एक्चुअली क्या है कि कुछ चीजें प्रैक्टिकली अगर देखा जाए ना, कर जाता है ना। इसकी भी एक साइंटिफिक रीजन रही है, और ये एक हम लोग की जेनेटिक करेक्टर बना हुआ है। कि क्या होता था कि कंदराओं में रहता था फीमेल और बच्चे को संभालती थी, और मेल बाहर जाता था। तो ऐसा नहीं है मेल बाहर से जाके शिकार किल करके लाया, वो जेनेट तो अभी भी है, और वो यंग और येन एनर्जी कहते हैं। अब जो फीमेल होती थी, उसकी जो सराउंडिंग चारों तरफ, बच्चे को बचाना, खुद को बचाना, और सारा चीजें करके एक्सपेक्ट करना कब तक आ रहा है, और इवन हस्बैंड गया हुआ चैलेंज में तो उसके बारे में भी सोचना कि सारा सेफ हो जाए। ये प्रवृत्ति उसको शुरू से परमात्मा ने उस समय जैसे भी डेवलप किया मेल का। अब क्या हुआ कि वो आया और सारी व्यवस्थाओं को अच्छा देखा, और वहां पर वो देख के एक भी अप्रिशिएट, इसका मेल तो अपना शिकार करके अपनी एक टारगेट पूरा करके ला रहा है, लेकिन फीमेल क्या की, कोई टारगेट नहीं था। उसका टारगेट था कि सभी को सेफ रखना और सभी चीज व्यवस्थित रखना। तो वो उस समय उससे एक एप्रिसिएशन कि हमने आपका घर आपके पीछे बहुत अच्छा से रखा है, एंड एप्रिसिएशन, वो जहां मिसिंग हुआ ना, तो उसको हर्ट हुआ, ईगो हर्ट होता है। हर फीमेल को यही हर्ट होता है कि मेल अप्रिशिएट मुझे नहीं कर रहा है, और इसका लॉजिक नहीं, ये साइंस है। इस साइंस को अगर हम समझें कि इसकी प्रवृत्ति ही है, जैसे हर एक की, ना मेल और फीमेल दोनों एक है ही नहीं, इसीलिए कहा है कि मेल फ्रॉम द मंगल एंड वीमेन फ्रॉम द वेनस। तो ये जो चीजें है ना, कि अगर हम समझेंगे ना तो अप्रिशिएशन, अब वो क्या है कि छोटा भी चीज है, क्यों सस्ती है इतना, अगर नहीं तो नहीं सजेगी, जज कहां सस्ता है इतना, हो गया 2 मिनट में। वो हर सजने में वो देखती है कि पति हमको देख रहा है कि नहीं, अप्रिशिएट कर रहा है कि नहीं, यहां पर मिसिंग हो जाता है, और यहां से पंगा स्टार्ट ज्यादा होता है। अगर उसको कह दिया ना कि जो चीज है, अब मैं कई बार देखता हूं, पहले नहीं उतना गौर करता था, अब है ना कि गौर से नहीं, इसमें है ना ऐसा चेंज कर लो, ये चेंज कर लो, जेंट्स कर दिया, हाँ ओके है, उसको सेटिस्फैक्शन नहीं है, उसमें 1-2 नुक्स की, अच्छा ये चीज में थोड़ा सा गैप है, इसको ठीक कर लो, फिर उसको लगता है हाँ टोटली इंगेज है, अब अच्छा लग रही हो। ये एक बहुत बड़ी ट्रिक्स है जो कि समझने की जरूरत है। अगर इसको हम समझें कि किसकी क्या नीड्स है, तो अब है कि उस नीड के चलते आप थोड़ी सी ये मान के चलना पड़ेगा कि लेडीज पैम्परिंग चाहती ही चाहती, कि तुम खूबसूरत हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम मेरे जिंदगी को रौनक की हुई हो, ये सब वर्ड्स है जिसको आदम बोला तुम्हारे बिना जिंदगी इसीलिए गाना भी बनाया, मैं के चली जाऊंगी, डराती है क्या कि तुम्हारी जिंदगी कि मैं ही तुम्हारी जिंदगी को संभाल रही हूँ। तो ये एक ब्यूटी भी है, इसकी लॉजिक भी ये है। तो वो ये चाहती है कि हाँ थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिया, और मैं देखा हूं कि अप्रिसिएशन में बहुत सारा लेडीज फ्रस्ट्रेटेड होकर रहती है। मेरे पास बहुत सारे ऑफिस में भी आती थी, और सबसे ज्यादा उसकी बात केवल सुनना। ये मेरे वो काम 5 मिनट का या 10 मिनट का होता था, और उसकी आधा घंटा से ऊपर उसकी पर्सनल बात सुनना पड़ता था, लेकिन वो जो आधा घंटा के बाद काम करती थी ना, वो मार्वेलस कोई नहीं करता था, वो फिर है ना सारा चीजें। तो ये लेडीज की एक जनरल पूरा है ना आगे पैरा था, जिसका ना आम न इमली न कोई हमारा, बस सर सारे की, इसलिए कि मैं चुपचाप बैठ जाता था, मैंने कहा बोल लो सुनते गए सुनते गए सुनते गए सुनते गए, अंत में खाली हम जरा ये काम कर लीजिएगा। वो उससे कई गुना बेहतर काम जो पुरुष को मैं समझाने में आधा घंटा व्यस्त करता था, उसके बाद भी वो रिजल्ट नहीं आता था, वो आधा घंटा उसकी पर्सनल बात सुन के
और उसके बाद जो काम, और इतनी ज्यादा एक्चुअली कई फील्ड में, डेयरी फील्ड में नई नई लड़कियां सभी बहुत सारे ज्वाइन किया और इतना आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दिया। लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि मेरे को क्यों दी, तो ये सबसे बड़ा रीजन रहा कि चुपचाप, और कई बार कुछ चीजों के लिए अप्रिशिएट करता, हाँ बहुत अच्छा आपने काम किया, अच्छा आपसे बहुत अच्छा काम हो रहा, एंड रियली ही बिकम दुर्गा फॉर मी फॉर द ऑफिस। कोई कुछ बोल रहे क्या, अब चुपचाप निश्चिंत है, सबको अपने संभाल लेना। दिस इज द रियलिटी। ये लेडीज की एक कमजोरी या पावर दोनों है, जहां तक मेरे को लगता है। राइट। इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताई आपने। मतलब एक रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए आदमी को चाहिए औरत को अप्रिशिएट करो, उसको आकर सुनो, उसके साथ हमेशा खड़े रहो और उसको वो ट्रस्ट बैंक में पैसा जमा करते रहो। फील कराओ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। राइट राइट। और ये बात औरत feel के लिए करनी भी, औरत के लिए भी वही चीज है। ट्रस्ट बैंक तो औरत के लिए भी एप्लीकेबल होता है कि वो ट्रस्ट बैंक हमेशा हस्बैंड के लिए बनाकर रखो। और दूसरा चीज के हमेशा उसके साथ खड़े रहो, जब भी उसको जरूरत है एक पिलर बन के, एक स्ट्रेंथ बन के उसके साथ खड़े रहो। हमेशा ये सपोर्ट दो, कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपके साथ, सब हो जाएगा। एग्जैक्टली। और अगर ये चीजें हो गई और एक मैं को हटा दो, मैं कुछ नहीं है, हम है। जिस दिन शादी हो गई उस दिन हम हो गए, और जब वो हम करके अगर आगे बढ़े तो जिंदगी वैसे ही खूबसूरत हो गई। एक चीज जो सही समझने की जरूरत है कि मेरे लाइफ में जब गाड़ी ड्राइव किए तो कुछ ऐसे ऐसे सीरियस एक्सीडेंट हुए, लेकिन जरा सा भी चोट नहीं लगा और जरा सा भी चीजें हैं। तो ये जो एक एनर्जी है ना वाइफ की, वो हस्बैंड को जैसे पूरा समेट लेती है, अपने को प्रोटेक्ट हर जगह करते रहे। ये नहीं, मैं पहले बोला कि फिजिकल एक पार्ट एनर्जी से अपना प्रोटेक्ट करते, चाहे कहीं भी चला जाएगा वो एनर्जी उसको प्रोटेक्शन देते रहती है। मैं इसीलिए, और मेरी पर्सनल ऐसे ऐसे हुआ है जहां पर अगर दूसरा का बचना मुश्किल है, वहां आराम से कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है। एक की जो चीजें चाहे चैलेंजेस में हो चाहे कुछ में हो, तो ये जो एनर्जी है, एनर्जी का खेल है हस्बैंड वाइफ का, इस अगर समझ लेना तो इतना बड़ा पावर बन सकता है ना कि मार्वेलस मार्वेलस, एक दूसरे के लिए ये अमेजिंग रिजल्ट ला सकता है। चाहने से मैं पहले में सबसे पहले समझना जरूरी है एक दूसरे को। मैं में पावर नहीं है, हम में पावर है, और ये हम इसीलिए नारीश्वरी का दिया गया है। शिव जब और पार्वती जब एक होती है तो पूरी ब्रह्मांड को जाती है, और वो कहीं नहीं, हम में है, हर एक के है। सबसे वो दूरी तो ब्रह्मांड, शिव पार्वती में रहा है, और फिर भी सबसे ज्यादा प्यार उन्हीं दोनों में है। अब बिल्कुल देखो सही बात। सबसे ज्यादा हाँ, दूरी रहा, हर जन्म में कुछ ना कुछ, कभी काली बन जाना कभी कुछ, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार उन दोनों में है, सही बात। और जिसके लोग मिसाल अर्धनारीश्वर भी देते हैं। उन्हीं का ही मिसाल देते हैं। अर्धनारीश्वर का जो बात आती है तो उन्हीं शिव का और शक्ति मिसाल की बात देते हैं। आती है। तब क्योंकि वो क्या बोले, तुमको अगर कोई देखेगा तो हमको देख रहा है, और हमको देखेगा तो तुमको देख रहा है, क्योंकि हम दोनों एक हैं। जब हस्बैंड वाइफ सोचेगा हम दोनों एक हैं, तो कभी भी कुछ हो दिक्कत आएगी नहीं लाइफ में। राइट। अलग अलग देखता है तो प्रॉब्लम आती है ना। जब कहेगा तभी तो बोलते हैं हम बनो, हम बनोगे तो कभी कोई तोड़ नहीं पाएगा। मैं करोगे तो अलग ही रहोगे, अगर हम बन जाओगे तो मजबूत कड़ी बन जाओगे, फिर कहीं नहीं जा सकते हो तुम बिल्कुल कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल। आज आप दोनों से बात करके बहुत मजा आया। इतनी सारी एक तो प्रैक्टिकल बातें सुनने को मिली, और आपका रिश्ता इतना खूबसूरत है ना। आई विश के जब मेरी शादी को भी 33 इयर्स हो, हमारा भी रिश्ता इतना ही खूबसूरत बने। जरूर। और जो भी आपने टिप्स दिए हैं वो तो मैंने गांठ बांधी ली है, वो तो मैं फॉलो करने वाली हूँ ही। कुछ और आप एक लास्ट कुछ एडवाइस देना चाहते हैं अपने दर्शकों को? मैं बोलूंगा कि जो थॉट्स चल रहा है, वो थॉट्स इतना चल रहा है कि 90% थॉट्स पास्ट का चलता है, और वो हमारे लिए एक तरीका का पॉइजन है। तो प्रेजेंट में आने का बहुत अच्छा आज के एक से एक मेथड है, मेरे चैनल पर वो भी बता देंगे, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। कि प्रेजेंट में जितना ज्यादा हम रहेंगे, क्या है कि मोस्ट पावरफुल टाइम इज प्रेजेंट, नाइदर पास्ट में रह के हम पेन को ही याद करते हैं, और फ्यूचर में कई बार जाके वरीज को ही अपने अंदर आकर्षित करते हैं। लेकिन अगर प्रेजेंट में है, और तो जो देखने का नजरिया है, और हर समय एक क्वेश्चन करने की बात आती है कि जहां पर अगर
है कि मैं भी कई बार अपने से क्वेश्चन किया हूं कि अगर ये ना होती तो क्या होता। फिर लगता है कि शी इज द बेस्ट। अगर ये क्वेश्चन है ना कि अगर है ना कि ठीक है, अगर हम चेंज करते हैं, दूर जाते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा देर बाहर निकल के देखो, दूर जाके देखो, अगर ये ना होती तो क्या होता। फिर आपको लगेगा कि मोस्ट ट्रस्टेड, मोस्ट ब्रांडेड पर्सन हमारे साथ है। कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें हमारे अंदर कोई बात है तो उसको हम लेट गो करें और फिर एक नई मूव करें। और यही सबसे बड़ा चीजें है। और कई बार जाके खुद को हील किए, फिर वापस आते हैं, फिर लगता है कि नयापन वही चीज है। ब्यूटीफुल। मैम, आपकी क्या विजडम है जो आप शेयर करना चाहेंगी? बस यही कहूंगी कि देखिए, जब नया नया कब शादी होता है कपल का, तो पहले एक दूसरे को समझो, एक दूसरे के बारे में जानो, क्या अच्छी है क्या बुराई है, और एक दूसरे को जितना टाइम लो, आजकल सब जगह हनीमून बनाने जाते, वो वक्त खाली इंजॉय करने का नहीं है। एक दूसरे को, क्योंकि फिर अपने अपने जॉब में चले जाओ, उस समय एक दूसरे को समझने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, ताकि जब हनीमून मना के आओ तो तुम लोग का लाइफ स्मूथफुली चले। इंजॉय करके तो लोग आ जाते हैं, लेकिन कभी एक दूसरे को समझते नहीं। उस समय सिर्फ लगता है कि इंजॉयमेंट इंजॉयमेंट इंजॉय। वही वक्त है, दोनों एक दूसरे को समझो, एक दूसरे से अपनी मन की बातें बोलो, अपने आप को समझाओ कि हम लोग आगे का रिलेशन कैसे चलाने वाले हैं। एक दूसरे से इस विषय में बात करो कि हम लोग आगे और क्या कर सकते हैं अच्छा, जो हम दोनों हम एक हो सके, हम बन सके, ना कि मैं या तुम नहीं। एक बनने के लिए हम लोग को हम बनना पड़ेगा सबसे पहले। और जब हम दोनों हम बन जाएंगे तो हमारी रिलेशनशिप बहुत, हम लोग की मिसाल बने, वो चीज को पैदा करें, अपने लोग हमारी मिसाल देख, वो देखो कितना अच्छा कपल है, देखो वो देखो कितना अच्छा कपल, कितना अच्छा स्मूथली अपने लाइफ को शादी के बाद से आराम से चला जा रहा है, और कभी अपने लाइफ में कभी तीसरे को इंटर नहीं करने दो। ये सबसे बड़ी मेरी एक बात है, लो लिख ले कि अपने लाइफ में हस्बैंड वाइफ के बीच में कभी तीसरे को इंटर नहीं करना चाहिए। अगर कोई इंटर किया है तो तुम्हारी लाइफ सबसे पहले खराब होगी। इसलिए सबसे कभी भी कुछ भी बात हो, अपने एक दूसरे तक ही रखो। लड़ाई हो, झगड़ा हो, मन मुटाव हो, कुछ भी हो, अपने एक दूसरे से साथ बैठो, अपने रूम में बैठो और आपस में एक दूसरे से बात करो, ना कि बाहर फैलाओ। बाहर वाले सिर्फ मजा लेंगे, इंजॉय करेंगे, और तुम्हारा कान भरेंगे, तुम्हारा कान भरेगा और रिश्ता खराब हो जाएगा। इसलिए अपने दोनों के बीच अपने तक रखो, और हमेशा एक दूसरे में फेथ रखो कि ये है जो मेरे लिए करेगा, वो है जो मेरे लिए करेगी। कभी भी रिश्ता कहीं नहीं जाता। और बहुत अच्छी लाइफ लीड कर पाओगे आप लोग, कोई भी हो। मैं यही कहूंगी, दर्शक जो भी हमें सुन रहे हैं, सबको चाहिए, आज के खास करके जनरेशन को बताना चाह रही हूँ, पहले अपने दोनों को दूसरे को बहुत अच्छे से समझो, फिर अपना प्रस्ताव कोई रखो। चाहत कम करो और प्रेम ज्यादा करो। पहले अपना बैलेंस को बनाओ, जो बैलेंस है उसको जमा कर लो प्रेम वाला, फिर ख्वाहिश भी हो जाएगी, अपने आप पूरा होने लगेगा ख्वाहिश, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत यही बढ़िया कह सकते बातें हैं। बोली, बहुत बढ़िया बातें। थैंक यू सो मच उत्तम सर, थैंक यू सो मच शालिनी मैम। आज इतनी सारी बातें आप लोगों ने बताई, और अपना जो आपने पूरा ये जो ज्ञान का पिटारा जो आज आपने खोला है ना, एक खूबसूरत सा रिश्ता बनाए रखने के लिए, मतलब मजा आ गया आज की कॉन्वर्सेशन करके। चलिए, थैंक यू ओके, सो मच। बाय। और लास्ट में ये बोलना चाहूंगा कि अगर किसी का है तो इस वीडियो के नीचे लिंक्स दिया हुआ है, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, चाहे वीडियो को देख सकते हैं। बहुत सारे रिलेशनशिप मैजिकल हीलिंग कर सकते हैं, और ये अपने आप में आज का पॉडकास्ट अगर फिर भी किसी को हो सके। प्रॉब्लम हो, अपने लाइफ को, रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम, आ सकते हैं, यही बोलूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, अगर आपको रिलेशनशिप से लेकर, हीलिंग से लेकर, अपने हेल्थ इश्यूज से लेकर अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप उत्तम सर या शालिनी मैम को कांटेक्ट कर सकते हैं, और उनकी डिटेल्स मैं सारी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। और अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन सुनकर आज मजा आया हो, कुछ वैल्यू आपको मिली हो, तो इस वीडियो को एक थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि कोई अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहा है, उसको ये सब बातें सुनने की जरूरत है, तो उनके साथ ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और लास्टली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉसम एवरीडे, एंड I'll see you in the next video. Until then, keep learning, Thank keep you. growing, and keep blossoming every day.